सब कुछ तब शुरू हुआ जब इस ब्रह्मांड के देवताओं ने यह तय किया कि वो हर उस ग्रह को जहां समझदार जीव रहते हैं एक जानलेवा जंग में झोंक देंगे। जो ग्रह हार जाएगा उसे बिना किसी निशान के मिटा दिया जाएगा। हमारे एमसी का नाम है जीहन और उसके पास एक देवता की एसिस रैंक मार्शल आर्ट्स स्किल है, लेकिन वो अब तक उसकी पूरी ताकत को अनलॉक नहीं कर पाया था। बाकी सारे इंसान बहुत कमजोर थे और ऑर्क्स से हार गए। सिर्फ जीहन ही जिंदा बचा, लेकिन अर्थ फिर भी हार गया और उसकी डिलीशन शुरू हो गई। जब पूरा ग्रह गायब हो गया तब भी जीहन बचा रहा, क्योंकि उसकी स्किल ने डिलीशन को रेजिस्ट किया। उसकी ये अनोखी एबिलिटी देवताओं की नजर में आ गई और उन्होंने उसे 1 सेकंड चांस देने का फैसला किया ताकि वो अपनी स्किल का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सके। साथ ही उसे एक टूटी फूटी सी सिस्टम भी मिली जो उसे दूसरों से कई गुना तेज लेवल अप करने देती थी। उसे एक अचीवमेंट स्टोर भी मिला जहां वो अपने कमाए हुए पॉइंट्स से अनोखे आइटम्स खरीद सकता था और नई एबिलिटीज पा सकता था। जब जीहान की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे एक टीवी स्क्रीन की मफल्ड आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे उठता है और याद करने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था। उसे सिस्टम की आखिरी नोटिफिकेशन याद आती है जिसमें लिखा था कि उसे वापस लीग के पहले एंट्री एरा में भेजा जाएगा। वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है और तुरंत पहचान जाता है कि वो कहाँ है। वो उसी बिल्डिंग की छत पर है जहां वो 2020 में साउथ कोरिया में रहा करता था। ना सड़कों पर कोई मॉन्स्टर था, ना जानलेवा गेम्स, और बच्चे तो साइड वॉक्स पर सोर्ड किंग यून सेजिन की नकल कर रहे थे। जीहान को एहसास होता है कि वो सच में बिना किसी वार्निंग के एक बार फिर शांतिपूर्ण समय में आ गया है। कंफर्म करने के लिए वो अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि उसका लेवल अब 2 है, यानी वो सच में बैक इन टाइम आ चुका है, वहीं से जहां उसने लीग में पहला कदम रखा था। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर वो जानता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपने पास्ट लाइफ का नॉलेज यूज करे तो शायद वो फ्यूचर को बदल सके, और इस बार उसे बदलना ही होगा ताकि वो सबको बचा सके। उसे गेम का एंड पता है और अब वो हर चीज को बदल देगा। साल 2020 में कोरिया की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग थी। दुनिया के टॉप प्लेयर्स में 11 सबसे बेहतरीन माने जाते थे और उन 11 में से एक जो तीसरी पोजीशन को डिफेंड करता था वही था सोर्ड किंग यून सेजिन, एक ऐसा शख्स जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले ही दर्जनों प्लेयर्स को हरा सकता था। उसी की वजह से कोरिया दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग देशों में से एक बना रहा। वो कोरिया की प्राइड और ट्रेजर था और Battle.net में उसकी पार्टिसिपेशन ने उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दिया। उसकी वजह से कोरिया नॉर्थ ईस्ट एशिया में हायर रैंक्स बनाए रखने में कामयाब रहा, कम से कम तब तक जब तक जीहान ने जन्म नहीं लिया था। उसी दिन यून सेजिन ने खुद अनाउंस किया कि वो अब अपना नाम रयू हाई रखेगा और जापानीज सिटीजन बन जाएगा। वो जुलाई 2020 का एक आम दिन होना चाहिए था, लेकिन उस दिन कोरियन Battle.net को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। जीहन हमेशा उस आदमी का चेहरा देखने से नफरत करता था जिसने प्रैक्टिकली कोरिया को तबाह कर दिया। यून सेजिन के जाने के बाद कोरिया में केओस फैल गया। हायर रैंक्स रखने वाला कोरिया अब हार पे हार खाने लगा और लीग की रैंकिंग में गिरता चला गया। लोग बस यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और शायद अब भी कुछ प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर्स बच गए हैं जो कोरिया को टॉप 20 में बनाए रख सकते हैं, लेकिन ऐसी हार मानने वाली सोच से तो हारना तय था। यून सेजिन की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाया और हालात सिर्फ बद से बदतर होते गए। शायद थोड़ा और वक्त होता तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन Battle.net इतना ब्रूटल था कि यह मुमकिन ही नहीं था। जैसे ही स्पेस लीग शुरू हुआ, गेम एक जंग में बदल गया। पहले लोग Battle.net को एक गेम की तरह लेते थे, लेकिन स्पेस लीग में हार का मतलब था असल जिंदगी में मौत। जो देश नीचे गिरते थे वहां मॉन्स्टर्स आ जाते थे और एक तरफा कत्लेआम शुरू हो जाता था। यून सेजिन के जाने के बाद कोरिया भी नीचे गिरा और तबाह हो गया। जो बचे थे उन्होंने एक ही बात दोहराई, अगर सोर्ड किंग रहता तो आज कोरिया का अंजाम कुछ और होता। इतनी ज्यादा अहमियत थी सोर्ड किंग की, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो जीहान का ब्रदर इन लॉ था। गुस्से में जीहान लिविंग रूम में लगी यून सेजिन की फैमिली पिक्चर तोड़ देता है। वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी बहन कैसे उस इंसान से प्यार कर सकती थी और कितना कुछ बदल जाता अगर वो आज भी जिंदा होती। अब जब वो अतीत की यादों से बाहर आ गया है तो वक्त है ये सोचने का कि अब करना क्या है। वापस पास्ट में आना तो ग्रेट है, लेकिन इस वक्त उसकी स्टैट्स बहुत पैथेटिक हैं। स्पेस लीग शुरू होने से पहले के जवानी वाले दिनों में जीहन ने अपना सारा वक्त ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग में बर्बाद कर दिया था। उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी स्किल कितनी इनक्रेडिबल है। गिफ्ट एक ऐसी स्पेशल टैलेंट होती है जो किसी प्लेयर को
18 की उम्र में मिलती है। बहुत कम प्लेयर्स को गिफ्ट मिलती है और जी हान को मिली थी एफ रैंक गिफ्ट, सबसे घटिया। तो उसने उस स्किल का यूज करके बैटिंग शुरू कर दी, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था और गेम्स में पैसे लगाता था। उसे तब अंदाजा भी नहीं था कि यही स्किल बाद में कितना इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि ये स्किल अपने आप अवेकन होती है। पर अभी के लिए उसकी स्टैट्स तो बेकार की हैं, जो किसी लेवल 1 प्लेयर की होती हैं। लेकिन ड्रंकन स्टेट में उसने गलती से अल्कोहल समझकर एक एक्सपीरियंस पोटन पी ली और वो लेवल अप कर गया। अजीब बात ये थी कि उसके पास काफी सारे अचीवमेंट पॉइंट्स भी थे, जबकि वो तो लीग ज्वाइन करने से पहले कुछ खास नहीं कर पाया था। तो पॉइंट्स कहां से आए? शायद ये सब रिग्रेशन की वजह से हुआ हो। वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी आंखों को इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है। एक अचीवमेंट पॉइंट्स एक्सचेंज कूपन जो उस इंसान के लिए बना था जिसने लास्ट सर्वाइवर होते हुए रिट्राई का ऑप्शन चुना। ये स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया गया था और एक एक्स रैंक आइटम था, मतलब बहुत रेयर और पावरफुल। वो उसे तुरंत यूज करता है और अचीवमेंट स्टोर अनलॉक हो जाता है। इस स्टोर में सिर्फ उसी के लिए बनी हुई चीजें मिलती हैं और पॉइंट्स के जरिए इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। जैसे जैसे वो इसे अपग्रेड करेगा, शायद और बेटर ऑप्शंस अनलॉक होंगे। स्टोर में अभी ज्यादा चॉइसेस नहीं हैं, इसलिए वो अपग्रेड करने का निर्णय लेता है। लेवल 2 अपग्रेड कुछ खास नहीं देता, फिर वो लेवल 3 करता है और वो भी बेकार साबित होता है। अब उसके पास सिर्फ 50,000 पॉइंट्स बचे हैं। अगर वो लेवल 4 अपग्रेड करता है तो बस 10,000 बचेंगे। स्टोर लेवल बढ़ाने में हर बार ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं, तो अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं। एक, जो आइटम्स अभी हैं उन्हें खरीद ले दो, या फिर रिस्क ले और लेवल 4 अपग्रेड कर दे। लेकिन जी हान तो हार्डकोर गैम्बलर है, तो ऑब्वियस है कि वो रिस्क ही लेगा। वो लेवल 4 अपग्रेड कर देता है और जैकपॉट लग जाता है। एक नया आइटम अनलॉक होता है, अर्जेंट रेस्टोरेशन। ये आइटम किसी भी चीज को फॉल्टी से परफेक्ट स्टेट में रिपेयर कर सकता है। यही रीजन है कि वो गैम्बलिंग छोड़ नहीं पाता, बार बार किस्मत चमकती है। अब जब उसके पास एक गॉड टियर एबिलिटी आ गई है, तो अब असली टेस्ट शुरू होगा। वो पेंट हाउस के एक स्पेशल रूम की तरफ बढ़ता है और अपना थंब लगाकर एक खास एरिया अनलॉक करता है। ये रूम है यून सी जिन का प्लेइंग रूम। जी हान ऑलमोस्ट शॉक्ड होता है ये देखकर कि सिस्टम अभी भी उसे फैमिली मेंबर मान रहा है, जबकि असली मालिक अब यहाँ नहीं है। पर जो भी हो, इतनी बड़ी फ्री गिफ्ट पे भला कोई क्या शिकायत करेगा। वो बैटल नेट कनेक्टर की इन्वेंट्री खोलता है और उसे वही मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। एक आइटम, डोंगफांग शोज स्पॉइल्ड ब्रश। ये ए रैंक आइटम है और इन्वेंट्री भी इसे यूजलेस बता रही है। लेकिन जी हान के पास अब है अर्जेंट रेस्टोरेशन टूल। उसकी मदद से वो उस टूटी हुई ब्रश को रिपेयर कर देता है और उसे उसी पावरफुल फॉर्म में बदल देता है जिसकी उसे जरूरत थी। अब वो ए रैंक स्पॉइल्ड ब्रश बन चुकी है एक एसएस रैंक आइटम जो मार्शल गॉड से जुड़ी हुई है। लेकिन जी हान अपने इस मास्टरपीस को एडमायर कर भी नहीं पाता कि तभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है। गैंगनम ब्रॉन्ज लीग का ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है और सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। उसे तुरंत अरीना में समन किया जाएगा और उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो फौरन अपना स्टेटस विंडो बुलाता है और ब्रश से अपने स्टेट्स को मैनिपुलेट करता है। असल में जो एबिलिटी उसे पहले के टाइमलाइन में दुनिया का नंबर 7 खिलाड़ी बनाने में काम आई थी, वही एबिलिटी उसे आज फिर बचाने वाली है। वो एबिलिटी थी मार्शल पावर, एक ऐसी यूनिक स्टैट जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एचपी को मिलाकर एक सिंगल फोर्स में बदल देती है। ब्रश पहले इसलिए अबैंडन कर दिया गया था क्योंकि वो टूटा हुआ था, लेकिन अब उसी के जरिए जी हान अपने अवेकनिंग की शुरुआत कर रहा है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, वो फोर्सिबली लॉग इन हो जाता है और बैटल नेट लीग में समन हो जाता है। इस ब्रॉन्ज लीग ट्यूटोरियल का मिशन है सर्वाइवल। 100 प्लेयर्स के साथ वो एक कोलोसियम में डाल दिया जाता है जहां उन्हें मॉन्स्टर्स के खिलाफ सर्वाइव करना है। जब तक आधे प्लेयर्स एलिमिनेट नहीं हो जाते, सर्वाइवल गेम चलता रहेगा और उसके बाद विनर्स डिसाइड होंगे। समन होते ही जी हान अपना स्टेटस चेक करता है और राहत की सांस लेता है। उसने मार्शल पावर सक्सेसफुली हासिल कर ली है और साथ ही उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये सिर्फ पहला कदम है उसकी फाइनल गोल की तरफ, नेमलेस डिवाइन आर्ट। लेकिन सिर्फ मार्शल पावर के सहारे ब्रॉन्ज लीग उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो बैटल नेट से कनेक्टर के बिना कनेक्टेड है। इसका मतलब है उसे गेम में 100% असली पेन झेलनी होगी। जीहन को याद है कि स्पेस लीग शुरू होने से पहले लोग पेन को कम करने के लिए कनेक्टर्स खरीदते थे। यून सी जिन ने जो कनेक्टर यूज किया था वो एक हाई एंड प्रोडक्ट था जो पेन को 99% तक कम कर देता था। फ्यूचर में जीहन भी ऐसा करने का प्लान बनाता है, लेकिन फिलहाल उसे बिना किसी हेल्प के ही मैनेज करना है। अचीवमेंट मेन्यू खुलता है और रिवील करता है कि उसके पास एक लिमिटेड क्वेस्ट है। उसे इस ट्यूटोरियल में रैंक 1 हासिल करनी है और रिवॉर्ड में उसे फिर से 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे।
उसके पास लाइफ में ये क्वेस्ट था ही नहीं, लेकिन अब मार्शल पावर की मदद से ये उसके लिए आसान है। गेम शुरू होता है और नोटिफिकेशन मिलते ही कोई अचानक पीछे से जीहन पर तलवार लेकर झपट पड़ता है। वो अटैकर क्लियरली एक न्यूबी को ऑफ गार्ड पकड़कर फ्री किल लेने आया था, लेकिन हैरानी तब होती है जब जीहान सिर्फ 2 उंगलियों से उसका हमला रोक लेता है। अटैकर अपनी तलवार भी वापस नहीं खींच पाता और जीहान उसकी तरफ मुड़कर उसे थैंक्स कहता है। थैंक्स यार, पहली किल फ्री में देने के लिए। ये वही चीज है जो जीहान को गेम में सबसे मजेदार लगती है, लोगों को बर्बाद करना। Battle.net आने के बाद दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया, गिल्ड्स। गिल्ड्स वो ग्रुप्स हैं जो प्लेयर्स को ट्रेन और मैनेज करते हैं। दुनिया भर के लोग Battle.net में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हर देश ने अपने टॉप रिसोर्सेज लगाकर प्लेयर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। एंटरप्राइजेस ने भी अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किया और साउथ कोरिया में बड़ी और छोटी गिल्ड्स उभर कर सामने आई। इसी वजह से कोरिया लीग के शुरुआती दौर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स तैयार करने में कामयाब रहा। गैंगनम ब्रॉन्ज लीग वो जगह थी जहां राइजिंग स्टार्स अपनी पहली एंट्री करते थे। उसी गैंगनम लीग मैच में एक एस्पायरेंट प्लेयर दो ह्युग्यू भी कॉलोसियम में समन होता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस है, लेकिन खुद को सबसे लकी मानता है। आखिरकार वो डाइवर्जेंट गिल्ड का हिस्सा है, जो डाइवर्जेंट ग्रुप द्वारा मैनेज होती है। इस गिल्ड में कई राइजिंग स्टार्स हैं और दो ह्युग्यू को ए रैंक गिफ्ट एजिलिटी मिलने के बाद एंट्री मिली थी। ए रैंक गिफ्ट बहुत कम लोगों को मिलती है और उसी के भरोसे वो सोचता है कि वो टॉप 50 में आ जाएगा। अब उसका पहला टास्क है देखना कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। वो क्राउड में नजर दौड़ाता है, चारों तरफ पावरफुल नाइट्स, स्केरी वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स हैं। इतनी ऑप्शंस देखकर दो ह्युग्यू डिसाइड करता है सबको इग्नोर करो, आखिरकार जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। बाकी प्लेयर्स उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे उसकी फियर की स्मेल उन्हें आ रही हो। अगर वो पहले ही मूव में एलिमिनेट हो गया तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। मोस्ट प्लेयर्स यहाँ किसी न किसी मेजर गिल्ड से हैं और उनके पास अच्छे वेपन्स हैं। ब्रॉन्ज लीग जैसा तो लग ही नहीं रहा। तभी उसकी नजर एक ऐसे प्लेयर पर पड़ती है जो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता है। वो लड़का पहने हैं वाइफ बीटर टॉप, स्वेट पैंट्स और पैरों में कोई जूते तक नहीं, ना वेपन ना आर्मर। दो ह्युग्यू सोचता है क्या ये प्लेयर ब्रॉन्ज लीग में पार्टिसिपेट करने आया भी है या गलती से समन हो गया। परफेक्ट, फ्री किल, वो सोचता है। सिस्टम जैसे ही अनाउंस करता है कि गेम शुरू हो चुका है, दो ह्युग्यू उसी लड़के पर वार करता है, लेकिन उसे तगड़ा झटका लगता है क्योंकि वो लड़का न सिर्फ उसका हमला रोक लेता है बल्कि सिर्फ 2 उंगलियों से। हाउ ए रैंक एजिलिटी वाले अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं। और फिर जीहान बिना जरा सा भी एफर्ट लगाए उसे एक तरफ ऐसे फेंकता है जैसे वो कोई फेदर हो। वो उसे मॉक करता है। एजिलिटी जैसी गिफ्ट लेकर ब्रॉन्ज लीग में आया है, मजाक है क्या। दो ह्युग्यू को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है शायद जीहान सिर्फ लकी था। अब वो अपनी फास्टेस्ट स्पीड से दोबारा वार करेगा। वो जीहान की गर्दन की तरफ दौड़ता है पूरी ताकत से, लेकिन जीहान एकदम से नीचे झुककर वो वार डॉज कर देता है। फिर दूसरा हमला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर अटैक जीहान बड़ी आसानी से डॉज करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजॉय कर रहा है। असल में उसकी बॉडी अब भी लेवल 2 की है और उसे अपनी पास्ट स्ट्रेंथ के मुकाबले एडजस्ट करना पड़ रहा है। ह्युग्यू बहुत फास्ट नहीं है, जीहान ही स्लो हो गया है। ये फाइट उतनी आसान नहीं जितनी उसने सोची थी, लेकिन इतने सारे बैटल्स का एक्सपीरियंस होने के कारण उसके लिए ह्युग्यू के सारे मूव्स काफी प्रेडिक्टेबल हैं। अब जब ह्युग्यू एक फाइनल हैवी अटैक करता है, जीहान डॉज नहीं करता। वो सीधा उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। तलवार हवा में उड़ती है और जीहान उसे हवा में पकड़कर ह्युग्यू की गर्दन में घुसा देता है। गेम ओवर। ह्युग्यू जमीन पर गिरता है और उसकी बॉडी फेड होने लगती है। मरते मरते वो कहता है नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगा। जीहान बस गहरी सांस लेता है और सोचता है क्या दुनिया सच में इतनी पीसफुल है कि लोग मरने के बाद भी नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं। सिस्टम पॉप अप आता है। पहली मार हासिल हुई, 100 उपलब्धि बिंदु जोड़े गए, लेकिन क्योंकि ह्युग्यू मर गया तलवार भी गायब हो जाती है। पर जीहन को तलवार की जरूरत भी नहीं। अब जबकि वार्म अप हो चुका है, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट बैटल। इस मिशन में अच्छे रैंक के लिए उसे कम से कम 5 किल्स तो करने ही होंगे। जैसा कि उसने सोचा था, कोई भी मॉन्स्टर्स की तरफ नहीं जा रहा। Battle.net में सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर किल सिर्फ 0.1 प्लेयर किल के बराबर होती है। मतलब एक प्लेयर किल के लिए 10 मॉन्स्टर्स मारने पड़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग मॉन्स्टर्स को अवॉइड करते हैं, खास तौर पर जब वो ऑर्क्स हों। लेकिन सिस्टम को स्टूपिडिटी पसंद है शायद,
क्योंकि अब जीहान को नया क्वेस्ट मिलता है, किल ऑल 30 ऑर्क्स इन द कॉलोसियम। मॉन्स्टर हंटिंग ज्यादा एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड है 500 अचीवमेंट पॉइंट्स, यानी फर्स्ट किल के रिवॉर्ड से 5 गुना ज्यादा। अब अगर इतना फायदा मिल रहा है तो जीहान को ऑर्क्स से लड़ने से कोई रीजन नहीं दिखता। वैसे भी ये जो बेसिक एनपीसी मॉन्स्टर्स हैं वो असली ऑर्क्स के सामने कुछ भी नहीं, तो जीहान को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब कोई रोकने वाला नहीं है, जीहान गोज ऑल आउट। वो बिल्कुल बिना किसी आर्मर के फुल स्पीड में मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है। ऑर्क्स पहले तो हैरान रह जाते हैं, ये इंसान पागल है क्या, लेकिन फिर वो जल्दी ही रीग्रुप हो जाते हैं और मिलकर जीहान को मारने की कोशिश करते हैं। जो दोस्त सबसे पास थे वो अपने एक्सेस उसकी तरफ फेंकते हैं, होपिंग कि उसे पास आने से पहले ही काट देंगे, लेकिन जीहान उन एक्सेस को बड़े आराम से हवा में पकड़ लेता है और फिर उन्हें वापस फेंककर एक ही वार में मल्टीपल ऑर्क्स को खत्म कर देता है। बाकी ऑर्क्स पागल हो जाते हैं, लेकिन जीहान ऑलरेडी उनके बीच में एंट्री ले चुका है। दूसरे एक्स के एक ही स्विंग में कई ऑर्क्स के सिर हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अब तक उसने सिर्फ 5 ऑर्क्स को मारा है और बाकी 25 ऑर्क्स उससे भड़क चुके हैं। वो सब उसे मारने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन वो जीहान के मुकाबले कुछ भी नहीं। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो उन्हें ट्रैक तक नहीं कर पा रहे हैं और उसकी बैटल एक्सपीरियंस अब क्लियरली नजर आ रही है। एक ऑर्क स्पीयर लेकर जीहान की तरफ दौड़ता है, लेकिन जीहान उसका हथियार पकड़कर तोड़ देता है। वो ऑर्क वहीं खड़ा रह जाता है, कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस। जीहान उस पर एक्स से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एक्स टूट जाता है। ऑर्क्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अब तो इसका हथियार भी नहीं है। सारे ऑर्क्स एक साथ उस पर चार्ज करते हैं। जीहान उन्हें क्रेडिट देता है, लगता है तुम लोग इजी हार नहीं मानते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब भी उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और शॉक वेव से पूरी जमीन हिल जाती है। रनिंग ऑक्स हवा में उछल जाते हैं। फिर जीहान हवा में जंप करता है और ऑक्स के हाथ से छूटे वेपन्स पकड़ लेता है। अगला सेकंड और वो पूरे क्राउड में दौड़ता हुआ निकलता है, स्लाइसिंग थ्रू ऑक्स लाइक बटर। स्लॉटर चलता रहता है और आखिर में सिर्फ एक ऑक बचता है। वो भी इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा। उसे अब समझ आता है कि जीहान कोई इंसान नहीं, खुद एक मॉन्स्टर है। और बस जीहान आखिरी ऑक को भी खत्म कर देता है। क्वेस्ट कंप्लीट। सिस्टम उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स दे देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। मिड गेम लेवल अप बहुत रेयर होता है क्योंकि नॉर्मली एक्सपी एंड में मिलती है। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अभी लोअर लेवल पर है। जो भी रीजन हो, जीहान खुश है। वो तुरंत अपने स्टैट्स में इन्वेस्ट करता है। प्रायोरिटी सिर्फ मार्शल पावर को, क्योंकि मार्शल पावर 3 स्टैट्स को कंबाइन करता है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एचपी। बाकी लोग इन स्टैट्स को अलग अलग लेवल अप करते हैं, लेकिन मार्शल पावर का एक लेवल अलोन उनका डबल इम्पैक्ट देता है। और एक और रीजन है कि ये स्टैट जीहान के लिए खास है, क्योंकि जब मार्शल पावर लेवल 30 पर पहुंचेगा तब उसे मिलेगा एक्सेस टू द अननेम्ड डिवाइन आर्ट्स। लेकिन मार्शल पावर की सबसे बड़ी वीकनेस है, इसे बढ़ाना आसान नहीं होता। नॉर्मली इसे बढ़ाने के लिए चाहिए बैटल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, और स्टैट्स सिर्फ मैक्सिमम ग्रोथ बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार मार्शल पावर का एक्चुअल लेवल बढ़ गया है। जीहान को नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो वो वाकई में दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन सकता है। अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, ये अभी भी बैटलफील्ड है। वो अपने स्टैट्स देख ही रहा होता है कि अचानक एक एरो उसकी तरफ आता है। वो उसे आराम से डॉज कर लेता है। अटैक प्रिडिक्ट कर लिया। अटैक करने वाले हैं एक आर्चर और वॉरियर की जोड़ी। दोनों के आउटफिट्स पर टर्टल गिल्ड का लोगो है, कोरिया की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक। गर्ल अपने पार्टनर से कहती है, जल्दी निपटा दो, डिनर पे चलेंगे। दोनों के चेहरों पर कॉन्फिडेंट स्माइल है, मानो जीहान कोई आसान टारगेट हो। वैसे टीम अप अलाउड है क्योंकि ये पीवीपी मैच है, पर कोई टीम रूल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये ड्यूओ एकदम परफेक्ट कॉम्बो है, एक लॉन्ग रेंज आर्चर और एक क्लोज रेंज वॉरियर। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, ओनली 60 सर्वाइवर्स लेफ्ट, ट्यूटोरियल अबाउट टू एंड। अब जीहान को बस इन दोनों से बचना है और वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों उसे मारने ही आए हैं तो क्लियरली उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वॉरियर अपनी पार्टनर से मजाक करता है, अगर मैं इसको मार दूं तो डिनर पे चलोगी? जीहान स्कोरबोर्ड देखता है, वो बेयरली फर्स्ट प्लेस पर है विद 4 किल्स। अगर ये दोनों भी मारे गए तो उसकी रैंक कंफर्म हो जाएगी। सो ही मेक्स हिज मूव। पहले आर्चर पर अटैक करता है। वो अभी फ्लर्ट में बिजी होती है और जीहान उसे वहीं खत्म कर देता है। अब उसकी मार्शल पावर है स्तर 6 पर, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वॉरियर स्टंड है इतनी आसानी से, लेकिन उसे सोचने का भी मौका नहीं मिलता। जीहान पीछे से आता है और उसकी बैक में सोर्ड घुसा देता है, लेकिन वॉरियर की थिक बी रैंक आर्मर उसे बचा लेती है। वो सोचता है, इस घटिया सोर्ड से ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा।
लेकिन जीहान बार बार उसी स्पॉट पर स्ट्राइक करता है। कंटिन्यूअस अटैक से आर्मर में होल बन जाता है और बस एक फाइनल स्ट्राइक और वॉरियर भी खत्म। सीन शिफ्ट होता है। एक डिम लिट ऑफिस में एक वुमन बैठी है, ली हिएयोन, डाइवर्जेंट गिल्ड की ह्यूमन रिसोर्सेज हेड, 3rd डिवीजन। वो जीहान की फाइट का रिप्ले देख रही है और हाथ में चाय का कप है। वो सोचती है, अच्छा हुआ जीहान, मेरी बॉडीगार्ड लिम गायंग के पास समन नहीं हुआ। लिम गायंग भी उसी मैच में थी और उसने दूसरे रैंक हासिल की। हायोन उससे कहती है, उस लड़के से दूर रहो, वो खतरनाक है। लेकिन गायंग जीहान का चेहरा देखती है और सोचती है, मैंने इसे कहीं देखा है। लिम गायंग खुद पोजेस करती है एस रैंक गिफ्ट। वो डाइवर्जेंट गिल्ड की राइजिंग स्टार है और उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। उसे सबने फर्स्ट रैंक के लिए एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जीहान की एंट्री ने सारा गेम पलट दिया। टर्टल गिल्ड के स्काउट्स भी शॉक में हैं। ये बंदा सिर्फ लेवल 2 पर बिना गियर, बिना अफिलिएशन 6 किल्स कैसे कर गया? वाइफ बीटर, स्वेट पैंट्स और नो वेपन्स, फिर भी रैंक 1। पूरी दुनिया के प्लेयर्स अब उससे सवाल पूछने लगे हैं। मीनवाइल जीहान आराम से अपने लिविंग रूम में बैठा है और अपने ब्रॉन्ज लीग ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड्स चेक कर रहा है। उसे मिला है 50% एक्सपी बूस्ट, जिससे उसका लेवल 3 से सीधा लेवल 6 हो गया। उसे कोई जीपी नहीं मिला, लेकिन स्टेट्स के लिए पॉइंट्स जरूर मिले और वो सब डाल देता है मार्शल पावर में। अब उसकी मार्शल पावर है 9वां स्तर। उसे एक निकनेम भी मिला, ट्यूटोरियल कॉन्क्वेरर। इससे हर स्टेट में एक अतिरिक्त पॉइंट और 20% अतिरिक्त एक्सपी। निकनेम सिर्फ ब्रॉन्ज लीग तक लिमिटेड है, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा है। अब उसकी मार्शल पावर लेवल 10 है। वो ब्रॉन्ज लीग में अब पूरी तरह ओवरपावर्ड है। सिल्वर लीग में प्रमोशन तब संभव होगा जब वो लेवल 25 पर पहुंचेगा। तब तक उसका काम है बस लगातार और ताकतवर बनना। पर रिवॉर्ड्स यहीं खत्म नहीं हुए। लेवल 5 पर पहुंचने के बाद उसे मिलता है एक्सेस टू क्लास एडवांसमेंट। अब वो कोई क्लास चुन सकता है, वॉरियर, अर्चर, मेज या सपोर्ट। लास्ट लाइफ में उसने वॉरियर क्लास ली थी और उसे उसकी पूरी नॉलेज है, लेकिन अचीवमेंट स्टोर में एक ऑप्शन है, बाय एक्स्ट्रा क्लास स्लॉट। अगर वो अभी कोई और क्लास ले ले तो बाद में 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स देकर वॉरियर भी ले सकता है। अब उसे कोई रश नहीं है। वो कामली क्लास मेन्यू देखता है और उसके फिंगर हवर करने लगते हैं और फिर वो अपनी क्लास चुनता है। बाद में उसे फिर से ब्रॉन्ज लीग के गैंगनाम एरिया में समन किया जाता है, इस बार एक नई मिशन के लिए। इस बार की मिशन है डिफेंस और पूरा एरिया हजारों ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। कासल के नीचे ये ज़ॉम्बीज जमा हैं और खिलाड़ियों को इन्हें मारते हुए कासल की दीवारों के सबसे ऊपर रखे गए क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही खुद को भी जिंदा रखना है। वहां कई टावर्स हैं और बैटल तब तक चलेगा जब तक सिर्फ 5 टावर्स बचे ना रह जाएं। इन टावर्स में से एक के ऊपर खड़ी है लिम ग्योंग, डाइवर्जेंट गिल्ड की एक वॉरियर, जो नीचे इन सड़ते हुए ज़ॉम्बीज को देखकर नफरत से घूर रही है। चाहे ये एक गेम ही क्यों ना हो, सड़ती हुई लाशों को देखना कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। पीछे बाकी प्लेयर्स स्पॉन हो जाते हैं और वो लोग भी मैप और मिशन से अच्छे से वाकिफ लगते हैं। ग्योंग अपने साथ असाइन हुए लोगों को पहचानती है। एक है एल के ग्रुप का आर्चर, जिसके पास बी ग्रेड का पावरफुल गियर है। दूसरा है एक मेज, जो किसी गिल्ड से एफिलिएटेड तो नहीं लगता, लेकिन उसकी इक्विपमेंट इंप्रेसिव है और वो इस लेवल के हिसाब से काफी अच्छा दिख रहा है। ये दोनों अच्छे टीममेट्स लगते हैं, लेकिन इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट, क्योंकि डिफेंस एक लॉन्ग ड्यूरेशन फाइट है और सपोर्ट ही वो रोल होता है जो पूरी टीम की सर्वाइवल की गारंटी देता है। सपोर्ट को लास्ट में समन किया जाता है और जैसे ही लाइट क्लियर होती है, ग्योंग हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उनकी टीम का सपोर्ट है सेओंग जी हान, और पिछली बार की तरह ही उसका गियर भी काफी यूनिक है। एक सिंपल सा ट्रैक सूट और हाथ में एक मेटल पाइप। वाह, ट्रूली सबसे पावरफुल गियर। इससे 20 मिनट पहले जी हान ने यह डिसाइड किया था कि वो सपोर्ट क्लास चुनेगा। सिस्टम ने उसे वार्न भी किया था कि ये क्लास उससे कंपैटिबल नहीं है। फिर भी जी हान ने ये क्लास सिर्फ इसलिए ली क्योंकि इससे अनलॉक होती है एक नई एबिलिटी, डिवाइन पावर। ये डिवाइन पावर उसे डेस्परेटली चाहिए क्योंकि इससे वो एक और यूनिक स्टैट ग्रो कर सकता है, लेकिन ये एबिलिटी इतनी इजीली ट्रेन नहीं की जा सकती जैसे दूसरी स्टैट्स होती हैं। इसे बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालना। लेकिन जीहान ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपना सब कुछ मार्शल पावर स्टैट में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसे जल्दी नेमलेस डिवाइन आर्ट्स मिल जाए। वो अपने कीमती पॉइंट्स किसी और चीज पे वेस्ट नहीं करेगा। तो फिर उसने सपोर्ट क्लास ली ही क्यों? क्योंकि उसे एक सीक्रेट मेथड पता है जिससे डिवाइन पावर को एनहांस किया जा सकता है। एक ऐसा मेथड जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, और उस सीक्रेट का कनेक्शन है उसके चमचमाते नए पाइप से। बाकी प्लेयर्स भी उतने ही शॉक्ड हैं जीहान को सपोर्ट के रूप में देखकर जितनी ग्योंग थी। खासकर मेज
जो अपनी इरिटेशन बिल्कुल छुपाता नहीं है और जी हान की वियर्ड आउटफिट और गियर पर सीधा कमेंट करता है। वो चिल्ला के कहता है, तुमने बेटर गियर क्यों नहीं लिया, और अपनी गियर की कीमत भी जोर जोर से बताता है, जैसे जी हान का बुरा गियर लेना उसकी बेवकूफी हो। आर्चर ट्राइज टू काम हिम डाउन, लेकिन मेज कुछ सुनना नहीं चाहता। वो जी हान को फिल्थी बुलाता है और ओपनली डिक्लेयर कर देता है, मैं ऐसे प्लेयर के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। ग्योंग आंखें बंद कर लेती है और सोचती है, क्या बुरी किस्मत है मेरी, ट्रोल के साथ टीम अप करना पड़ा। लेकिन तभी मेज की चीख सुनाई देती है। जी हान ने उसे कॉलर से पकड़ लिया है और एक टॉय की तरह हवा में उठा रखा है, फिर बिना कुछ सोचे उसे टावर से नीचे फेंक देता है, सीधा उन भूखे ज़ॉम्बीज़ की तरफ। जो बंदा अभी तक चिल्ला रहा था कि उसे जी हान के साथ नहीं खेलना, तो जी हान ने उसकी बात मान ली और उसे खुद गेम से निकाल दिया। मेज रिस्पॉन्ड करता है और जैसे ही वापस आता है जी हान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो प्रॉमिस करता है कि अब वो टीम के लिए पूरा डेडिकेशन से खेलेगा। उसका नाम है किम ग्यू ह्योक और उसकी ये ड्रामेटिक चेंज का कारण है जी हान की डिसिप्लिनरी टेक्निक। ब्रॉन्ज लीग में हर प्लेयर को 3 जिंदगियां मिलती हैं। ग्यू ह्योक जैसे ही दोबारा स्पॉन होता है, जी हान उसे फिर से उठाकर फेंक देता है टावर से नीचे। अब उसके पास सिर्फ एक लाइफ बची है और अगर वो एक बार और मरा तो गेम से बाहर और सीधे लास्ट प्लेस। वो जी हान से माफी मांगता है क्योंकि उसे अपनी लेवल बचानी है, क्योंकि अगर उसका लेवल गिरता है तो वो सारी स्किल्स जो उसने पैसे देकर खरीदी हैं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर लेवल स्किल के रिक्वायरमेंट से कम हुआ तो सिस्टम उसे ऑटो डिलीट कर देता है। जी हान थोड़ा शॉक्ड है, इतनी जल्दी इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसे बदल गई। अभी कुछ देर पहले ये रिस्पॉन्ड होते ही अटैक करने को रेडी था, अब कहता है मैं लेवल 15 का फायर मैज हूं और अनडेड पर बहुत प्रभावी हूं, मुझे अपनी टीम में रखो। किसी और टीम के लिए वो एक वैल्यूएबल एसेट होता। लेकिन ग्यू ह्योक की ये नॉन स्टॉप चैटिंग जी हान को उसकी असली रियलिटी याद दिला देती है। वो कभी कोरिया के 10 महान गिल्ड्स में से एक में था, रिस्पेक्ट मिला करता था, लेकिन 4 बार सिल्वर लीग प्रमोशंस में फेल हुआ। अब बस लड़ाई झगड़ा करता फिरता है, साफ है लूजर बन चुका है। फिर भी ग्यू ह्यूक अपनी तारीफें गाता रहता है और फाइनली एक कंडीशन रखता है, जी हान को पर्सनली माफी मांगनी होगी 2 बार मारने के लिए। आर्चर समझाता है कि सब मिलके खेलें, लेकिन अंदर ही अंदर ग्यू ह्यूक अभी भी नाराज है। लेकिन उसको अपनी इंटरनल रिवेंज स्पीच पूरी करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि जी हान उसे फिर से कॉलर से पकड़कर आखिरी बार फेंक देता है कासल की दीवार से नीचे, सिर्फ इसलिए कि उसने माफी मांगने को कहा, और बस उनका मेज चला जाता है। अब टीम में एक बंदा कम है। उधर ज़ॉम्बीज़ लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पास वाली टीम के पास भी एक फायर मेज है जो बहुत एफिशिएंटली ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रहा है, इसलिए उनकी टीम को भी एक मेज की जरूरत थी। और आर्चर जीहान को डांटता है कि उसने उस मेज के साथ एडजस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन जीहान बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और चेक करता है अपनी लेटेस्ट लिमिटेड क्वेस्ट। इस क्वेस्ट का एक लिंक्ड क्वेस्ट भी है जिसमें उसे 10 टावर मिशन में फर्स्ट प्लेस लाना है और साथ ही साथ 1000 ज़ॉम्बीज़ खुद से किल करने हैं ताकि उसे 4000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिल सकें। अब इतने कम टाइम में 1000 ज़ॉम्बी मारना मुश्किल तो है, लेकिन जीहान 3000 पॉइंट्स लूज नहीं करना चाहता। लेम ग्योंग दूर से खड़ी देख रही है जीहान की सोच में डूबी आंखों को, और वो ये भी छुपाती नहीं कि वो उसे कितना जज कर रही है। अब तक जीहान ने वही किया है जो उसे सही लगा, और भले ही उसकी स्पेक्स काफी इंप्रेसिव हों, वो अब भी एक सपोर्ट क्लास का प्लेयर है। ग्योंग की नजर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि उसे डाइवर्जेंट गिल्ड में लाने की जरूरत है। लेकिन आर्चर ग्योंग जितना शांत नहीं है। वो लगातार जीहान पर चिल्लाता जा रहा है और आखिरकार जीहान उसकी बातें सुन ही लेता है। आर्चर गुस्से में बोलता है, अगर तू ऐसे ही एटीट्यूड दिखाता रहा तो अकेला ही खेल ले, हमसे कोई हेल्प मत मांगना। सरप्राइजिंगली जीहान को यह सुनकर खुशी होती है। उसे लगता है अगर सब उसे अकेला छोड़ दें तो वो खुद ही सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर सकता है। ग्योंग थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, तू मेरे पीछे रह, मैं सामने से संभाल लूंगी। उसे लग रहा है कि ये गेम तो वैसे भी हार ही चुके हैं, लेकिन कम से कम वो एक प्लेयर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकती है। लेकिन जीहान जवाब देता है, डोंट वरी, मैं सामने की सारी लाइन लूंगा, तुम दोनों एक दूसरे को कवर करना। और तभी एक ब्लड ज़ॉम्बी टावर की छत तक पहुंच जाता है। ये ज़ॉम्बी बाकियों से अलग है, ज्यादा तेज और खतरनाक। उसका सिर लिक्विड से बना हुआ है, यानी उस पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते, मतलब थियोरेटिकली नहीं करते। जीहान के लिए तो रूल्स का कोई मतलब नहीं है। ज़ॉम्बी ऊपर कूदता है, जीहान अपना स्पीयर रेडी करता है और एक क्लीन स्ट्राइक में उसका सिर चकनाचूर कर देता है। ग्योंग नोटिस करती है
जलती हुई ज़ॉम्बी फ्लैश के टुकड़ों को देखकर कि जी हान के पास शायद डिवाइन पावर है। और जैसे जैसे और ज़ॉम्बीज टावर की ओर बढ़ते हैं, जी हान स्टाफ से एक एक को मारता जाता है। अब तक वो 100 में से सिर्फ 6 ज़ॉम्बीज ही मारा है। उसे अभी बहुत आगे जाना है, पर वो बिना थके सबको अकेले ही संभाल रहा है। जब वो 2 दर्जन से ज्यादा ज़ॉम्बीज मार देता है, तब उसे एहसास होता है कि ब्लड ज़ॉम्बीज उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होंगे। उन पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते, तो जी हान अपने अंदर से थोड़ी सी डिवाइन पावर रिलीज करता है और सब ब्लड ज़ॉम्बीज एक साथ मारे जाते हैं। अब आर्चर की नजर में जी हान की इमेज पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो मान चुका है कि जी हान चाहे रूड हो, पर वो सच में प्रो है। ग्योंग इतनी स्टन्ड है कि कुछ कह ही नहीं पाती। वो जी हान को ऑ में देख रही है। जिस तरह से वो डिवाइन पावर को कंट्रोल कर रहा है बिना वेस्ट किए, वो काबिल ए तारीफा है। उसका फोकस, प्रिसीजन और हर ज़ॉम्बी के सिर पे एग्जैक्ट हिट करना, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। कुछ ही मिनटों में जी हान 200 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मार देता है और उसी के साथ एक हिडन कंडीशन अनलॉक होती है, अदरवर्ल्ड्स फेथ। इससे उसकी डिवाइन पावर लेवल 6 से बढ़कर लेवल 7 हो जाती है। ये है उसका वो दूसरा तरीका जिससे वो डिवाइन पावर बढ़ा रहा है। वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की मदद से डिवाइन पावर बढ़ा सकता है। 2010 में जब अर्थ की ट्यूटोरियल शुरू हुई थी, तब सेक्रेड आइटम्स को बहुत हाई प्राइस पर खरीदा बेचा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उनमें सीक्रेट्स छुपे हैं। लेकिन 10 साल तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ और उनकी वैल्यू गिरती चली गई। अदर वर्ल्डली डिवाइन आइटम्स भी यूजलेस माने गए और ज्यादातर लोगों को तो उनके एग्जिस्टेंस तक का पता नहीं था। पर एक इंसान था जिसे सब पता था, सोफिया, अमेरिकन फर्स्ट की साइंटिस्ट। उसी ने जी हान को बताया था कि उसने डिवाइन पावर को अदर वर्ल्डली डिवाइन आइटम से कैसे बढ़ाया। ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद ये मेथड काम नहीं करता, लेकिन उसी से सोफिया सेंटेस बनी थी। वो आइटम को पकड़कर लंबे समय तक प्रेयर करती थी और फिर उसे डिवाइन पावर मिलती थी। हर डिवाइन आइटम की अपनी यूनिक कंडीशन होती है और ये मेथड बिल्कुल भी इजी नहीं है। ऊपर से ये आइटम्स इतने रेयर होते हैं कि मिलना भी मुश्किल है। इसीलिए सोफिया ने सब डिवाइन आइटम्स पर मोनोपोली बना ली थी। किसी को इस इन्फो का पता नहीं था और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन एक और प्लेयर था जो कॉन्स्टेंटली अदर वर्ल्डली डिवाइन आइटम्स खरीद रहा था, जिसका मतलब है एक और इंसान को यह जानकारी थी। जी हान के रिग्रेशन के बाद उसने अपनी बहन के सोर्ड पैलेस पेंट हाउस वाले रूम में जाकर देखा कि वहां ढेर सारे अदर वर्ल्डली डिवाइन आइटम्स पड़े थे, लेकिन उन सब की डिवाइन पावर ड्रेन हो चुकी थी। यानी वो दूसरा प्लेयर था, उसकी बड़ी बहन सियोंग जिया। वो और सोर्ड किंग यून से जन दोनों ही साउथ कोरिया के बेस्ट वॉरियर्स थे और जिया थी साउथ कोरिया की सबसे बेस्ट सपोर्ट, एक हीरो। उसकी मौत की कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन फिलहाल जी हान को एक स्टील पोल मिलता है जो अब ई रैंक से गिरकर एफ रैंक बन चुका है। आइटम की डिस्क्रिप्शन कहती है परफेक्ट फॉर ज़ॉम्बी स्कल्स तोड़ने के लिए। अब इसमें डिवाइन पावर तो नहीं बची, लेकिन ये अब भी स्ट्रांग है, यानी टफ वेपन है। ग्योंग अब भी उसके फिजिक और कंट्रोल को देखकर हैरान है। आर्चर एक और टावर के गिरने की नोटिस करता है, लेकिन एक्साइटमेंट में उसे पता ही नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ चुपके से आ रहा है। ग्योंग फौरन अपनी तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी को काट गिराती है। उसके स्टैंस और तलवार चलाने के तरीके से जी हान तुरंत पहचान जाता है, वो है प्लम ब्लॉसम सोर्ड लिम ग्योंग। वो फेमस थी इंटरिम सोर्ड किंग बनने के लिए, लेकिन जी हान की पिछली जिंदगी में उसका एंड बहुत अच्छा नहीं हुआ। सोर्ड किंग रियू हाई के हाथों उसकी मौत हो गई थी। मतलब इस नए जीवन में जी हान ने बहुत इंपॉर्टेंट बंदे से जल्दी मुलाकात कर ली है। अब ग्योंग जी हान से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर सकती हूँ? साथ में खेलेंगे तो हायर रैंक भी ला सकते हैं। जी हान अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है अभी उनकी टीम 5वें स्थान पर है। समय भी बहुत कम बचा है और यात्रा अब भी लंबी है। अगर ग्योंग अकेले भी खेले तो भी वो हैंडल कर सकती है, लेकिन जी हान की क्वेस्ट है कि उसे फर्स्ट प्लेस हासिल करना है। वो डिसाइड करता है कि ज़ॉम्बीज को टावर पे चढ़ने देना ग्योंग और आर्चर को सौंप देगा और खुद टावर से कूद जाता है, इससे पहले कि कोई कुछ समझे। फॉल करते वक्त वो अपनी सारी डिवाइन पावर को स्टाफ में कॉन्सेंट्रेट करता है और ग्राउंड पे जोर से मारता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। जी हान की इस जबरदस्त मूव से उनकी टीम मिशन में फर्स्ट प्लेस ले आती है। वो लास्ट सर्वाइवर्स बनते हैं और जी हान अपनी लिमिटेड क्वेस्ट पूरी कर लेता है, लेकिन वो 1000 ज़ॉम्बीज अकेले किल करने वाला लिंक्ड क्वेस्ट नहीं कंप्लीट कर पाया। गेम खत्म हो जाता है और जी हान टेलीपोर्ट होकर घर वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले वो टीममेट्स उससे मिलने आते हैं, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। सब मानते हैं कि जी हान ने सबको कैरी किया और MVP बनकर उभरा। आर्चर तो इतना इम्प्रेस्ड है कि वो फिर से जी हान के साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब आर्चर एक्साइटमेंट में जी हान की तारीफ कर रहा होता है, ग्योंग बस खड़ी रहती है
उस इंसेन डैमेज को देखकर जो एक सपोर्ट ने किया, जबकि वो लेवल में उससे नीचे है, उसे लगता है ये तो कोई बग होना चाहिए। वो अपनी हैरानी छुपा ही नहीं पाती। आर्चर लॉग आउट कर जाता है, ग्योंग और जी हान को अकेला छोड़कर। ग्योंग इस मौके का फायदा उठाती है और जी हान के पास आती है। वो उसे नाम से बुलाती है और जी हान थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड हो जाता है। अब तक उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्योंग को फर्क नहीं पड़ता। जी हान के पिछले मिशंस में जो पोटेंशियल और अचीवमेंट्स दिखे हैं, ग्योंग को साफ समझ आ गया है ये आदमी डाइवर्जेंट गिल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद भी डाइवर्जेंट गिल्ड की मेंबर है और अब उसका काम है जी हान को रिक्रूट करना। लेकिन उसे देखते हुए वो गलती से उसका फोन नंबर मांग बैठती है। उसी पल उसका काम एक्सप्रेशन बदलकर फुल पैनिक में चला जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर दिए। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में ही नंबर मांग लेना। अब उसे जल्दी से सफाई देनी चाहिए वरना जी हान कुछ गलत ना समझ ले। लेकिन उससे पहले ही जी हान हल्के से मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, मुझे अभी अपना फोन नंबर याद नहीं है। फिर वो स्टेटस विंडो ओपन करता है और एक क्विक गुड बाय के साथ लॉग आउट कर जाता है, इससे पहले कि ग्योंग कुछ कह पाए। ग्योंग कुछ देर सोचती है, भला कोई अपना फोन नंबर भी भूल सकता है क्या? फिर उसे एहसास होता है शायद उसे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ असल दुनिया में जीहान सच में अपना पुराना नंबर भूल चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो मोस्टली अमेरिकन नंबर यूज करता था और अब जब उसने दोबारा जन्म लिया है तो उसे अपना कोरियन नंबर याद रखने का टाइम ही नहीं मिला। अब वो दूसरों से ये तो पूछ नहीं सकता कि उसका खुद का नंबर क्या है, इसलिए वो फिलहाल ये सब थॉट्स पॉज कर देता है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, उसे रिक्रूट किया जा रहा है। लगता है उसने हाल फिलहाल में जितना शो ऑफ किया है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर चुका है। अब सोचता है उसे शायद उसका नंबर मांग लेना चाहिए था, पर फिलहाल मेरा फोकस किसी गिल्ड में ज्वाइन करने पर नहीं है। अभी उसका असली मकसद है क्वेस्ट से मैक्सिमम रिवॉर्ड्स हासिल करना। लेवल 2 बढ़ गया है और 1500 ग्राम प्रोटीन भी मिल गए, पर उससे होली आइटम्स नहीं खरीदे जा सकते। हाँ, डिवाइन आइटम्स की प्राइस इस टाइम में सस्ती है, पर फिर भी उसके लिए वो बहुत महंगे हैं। तो फिलहाल उसे वापस घर जाकर अपनी बहन के स्टोरेज को फिर से खंगालना होगा। घर पहुंचते ही वो देखता है कि दरवाजे के पास किसी और की शूज रखी हैं। उसका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है और शॉक में उसका बैग हाथ से गिर जाता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रिग्रेट्स होते हैं और जी हान के लिए उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो अपनी भांजी सिया को बचा नहीं पाया। बहुत कुछ था जो वो उसे दोबारा मिलकर कहना चाहता था। उसे याद है कितनी स्ट्रांग थी वो, यहाँ तक कि उसने खुद कहा था, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी अंकल। और अब वो फिर से उसके सामने खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अलाइव एंड वेल। सबसे ऊपर जीहान उसे ये एक बात फिर से कहना चाहता था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यून सेया अब 18 साल की हो चुकी है। वो यून से जिन और जीहान की बड़ी बहन की बेटी है। रिग्रेशन के वक्त वो घर पे नहीं थी क्योंकि वो जेजू में रह रही थी, लेकिन ऑब्वियस रीजंस की वजह से सबसे पहले वही अकेली बच निकली थी। जब उसकी माँ घर चलाने में बिजी थी, सिया की केयर जीहान ही करता था। अब उसकी माँ नहीं रही और उसका बाप एक दिन अचानक जापान डिफेक्ट कर गया, अपना नाम तक बदल लिया। अब उनके पास बस एक दूसरे का सहारा बचा है। आज इस जिंदगी में जीहान के लिए सिया ही सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। ये सब हुआ यून से जिन के अचानक बदलने के डिसीजन की वजह से। कुछ दिन पहले सिया ने अपने पिता को कॉल किया, पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, मैं प्यार में पड़ गया हूँ। सिया फोन पर लिटरली रो पड़ी थी, लेकिन वो आदमी इतनी कामनेस से बात कर रहा था जैसे कोई बात ही नहीं। उसने पूछा, अब मैं क्या करूं जब आप मुझे यूं छोड़ के जा रहे हो? क्या आप मुझे बिना वजह छोड़ रहे हो? और जवाब में उसने कहा, हाँ छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी नई लव ने यही कंडीशन रखी है। फिर बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोले उसने कॉल काट दी। बस ऐसे ही उसने अपनी बेटी के साथ रिश्ता खत्म कर दिया। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, पर जीहान जानता था यून से जिन ऐसा ही आदमी है, एक ऐसा इरेस्पॉन्सिबल रेनेगेड जो अपनी बेटी और देश को छोड़ सकता है एक लड़की के लिए। और इसीलिए सिया उस जिंदगी में अकेली पड़ गई थी और आखिर में उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी थी। अब जब सिया पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उनकी फैमिली फोटो टूटी हुई पड़ी है। जीहान फौरन माफी मांगने लगता है। उसे लगता है कि चाहे यून से जिन ने जो भी किया हो, पर वो अब भी उसका बाप है। लेकिन सिया कहती है, मैं खुद उसे तोड़ना चाहती थी। फिर वो मुस्कुराती है और एक स्ट्रॉन्ग फेस बनाकर कहती है, मैं ठीक हूँ अंकल। ऐसी ही तो थी वो हमेशा, माँ की मौत हो या बाप की बिट्रेयल, वो हमेशा मुस्कुराती थी और खुद से ज्यादा अपने अंकल की परवाह करती थी। लेकिन अब जीहान नहीं चाहता कि वो फिर से खुद को अकेली संभाले। अब वो चाहता है उसे अपनी जिम्मेदारी बनाना और उसकी हिफाजत करना। सिया अपनी आंखें बंद करती है और उसे हक करने देती है। लेकिन ये प्यारा मोमेंट तब टूटता है जब वो कहती है, अंकल यूर स्वेटी। उधर सोल सिटी गैंगनम गू के डाइवर्जेंट गिल्ड HQ में ली हायोन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती जब उसकी बॉडीगार्ड उसे जीहान की स्टोरी सुनाती है। ब्यूटीफुल लिम गा यंग
एक लड़के से उसका नंबर मांगती है और लड़का साफ मना कर देता है, ऊपर से एक्सक्यूज भी देता है, मुझे अपना नंबर याद नहीं है। हायोन हंसते हुए कहती है, लगता है तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो गायंग। लेकिन सच्चाई तो ये है, लिम गायंग को नहीं पता कि लोग उससे कितने प्रभावित होते हैं। वो और हायोन जैसे ही लाउंज की तरफ जाते हैं, आसपास के लोग बस उन्हें घूरते रहते हैं। अब डिस्कशन होती है जी हान को रिक्रूट करने की। उन्हें पता है उसे लाना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन तभी हायोन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कोई लाइव स्ट्रीम चालू हो चुकी है। और आज तो कोई बड़ी फाइट भी नहीं थी, फिर कौन स्ट्रीम कर रहा है? उस स्ट्रीमर का नाम देखकर हायोन हैरान रह जाती है। ये स्ट्रीमर कोई और नहीं, स्योंग जी हान है और वो स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा है बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के। कैमरे के पीछे सिया इंस्ट्रक्शंस दे रही है और जी हान कैमरा सेट कर रहा है। गायंग सोच में पड़ जाती है, जी हान गैम्बलिंग प्रेडिक्शन स्ट्रीम पर क्या कर रहा है। लेकिन हायोन का फोकस स्ट्रीम के टाइटल पर है, मैं स्वॉर्ड किंग का भाई साला हूँ। लाइव चैट भी फटाफट भर जाती है। लोग पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है। पीछे दिख रहा है ट्विन सोर्ड स्टेच्यू, जिससे यह साबित होता है कि जी हान अभी सोर्ड पैलेस पेंट हाउस में है। स्ट्रीम शुरू होते ही जी हान सिया से कहता है साइड हटो। फिर वो अपनी पावर को पैरों में चैनल करता है और जमीन पर इतनी जोर से स्टॉम्प करता है कि नीचे का फ्लोर क्रैक हो जाता है और स्टैच्यू का पिलर टूट जाता है। इसके बाद जी हान अपने फिस्ट से स्टैच्यू को पूरी तरह तोड़ देता है। सारे व्यूअर्स शॉक में आ जाते हैं और हजारों लोग स्ट्रीम पर जुड़ने लगते हैं। अब जब उसने सबका अटेंशन ले लिया है तो असली मुद्दे पर आता है। वो अब बात करेगा सोर्ड किंग यून सीजिन की जापान नेचुरलाइजेशन की। वो स्ट्रीम कर रहा है बैटल ट्यूब पर। बैटल ट्यूब Battle.net का ही हिस्सा है और दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुकी है। बैटल ट्यूब से जी हन को क्वेस्ट्स भी मिलती हैं, जैसे व्यूअर्स बढ़ाना, सब्सक्राइबर्स पाना और व्यूज कलेक्ट करना। इस प्लेटफॉर्म से भी अचीवमेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं और ऐसी ग्रैंड एंट्री से ट्विन सोर्ड स्टैच्यू तोड़कर उसने परफेक्ट शुरुआत की है। जी हन के लिए इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता। व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही उसके पॉइंट्स भी, लेकिन डिसलाइक्स भी आने लगे हैं। और कुछ लोग जिनके प्रोफाइल पिक्चर में ब्लैक ट्विन सोर्ड्स का सिंबल है, कमेंट्स में स्पैम कर रहे हैं। ये हैं सोर्ड किंग का पर्सनल फैन क्लब, जो उसके जाने के बाद यून सेआ से नफरत करने लगे थे। जी हान की पिछली जिंदगी में इन्हीं की वजह से सेआ की डेथ हुई थी। अब वो नहीं चाहता कि सेआ फिर से किसी ब्लेम का टारगेट बने। अगर किसी को ब्लेम करना है तो जी हान खुद सामने आएगा। वो अपना गला साफ करता है और कैमरा की तरफ देखता है। फिर वो स्टैच्यू को दोबारा पंच करता है ताकि सबकी नजरें उसी पर टिकी रहें। फिर जी हान साफ साफ कह देता है एडो रुहाई, जो पहले उनके सोर्ड किंग थे, वो वापस नहीं आने वाले। जैसे ही वो अपनी अनाउंसमेंट को कंटिन्यू करता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं उसके पुराने अचीवमेंट्स की वजह से। खासकर ब्रॉन्ज ट्यूटोरियल वाली बात, जहां उसने इम्पॉसिबल करके दिखाया था, पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन अब भी वो ब्रॉन्ज में ही है और यही बात उसकी अथॉरिटी को थोड़ा हर्ट कर रही है। जी हान उन लोगों की बातें इग्नोर करता है और फिर कैमरे के सामने ऐसा प्रूफ दिखाता है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो अपने फोन को माइक के पास ले जाता है और एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। ये रिकॉर्डिंग है उस कॉल की जो र्यूहाई और सेआ के बीच हुई थी जब सोर्ड किंग ने जापान की नेशनलिटी लेने का फैसला किया था। रिकॉर्डिंग में र्यूहाई साफ कहता है कि वो कोरिया इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसे कोई लड़की मिल गई है जिससे वो प्यार करता है। वो मानता है कि वो उसके लिए ये सब छोड़ रहा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को बिना किसी अफसोस के छोड़ रहा है, क्योंकि यही उसकी नई लव इंटरेस्ट की कंडीशन थी अगर वो उसे एक्सेप्ट करना चाहती थी। अब जब मैसेज डिलीवर हो चुका है, जी हान रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। लोग स्टन्ड हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी कन्विंस्ड नहीं हैं। उनके लिए ये बस कोई स्ट्रीट गॉसिप जैसा लग रहा है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि उनका सोर्ड किंग वाकई चला गया है। और इसी बात को पूरी तरह से प्रूव करने के लिए सिया खुद कैमरे पर आ जाती है। वो अनाउंस करती है कि उसके पापा ने उससे कहा था कि वो सोर्ड पैलेस उसे देना चाहते हैं, लेकिन वो उस इंसान की विरासत एक्सेप्ट नहीं करना चाहती जिसने अपना देश और अपना परिवार छोड़ दिया। इसलिए वो सोर्ड पैलेस को देश को डोनेट करने का प्लान बना रही है, इस उम्मीद में कि ये डोनेशन यंग कोरियन प्लेयर्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट बन सके। जैसे ही वो अपना अनाउंसमेंट कंप्लीट करती है, जी हन के चेहरे पर एक सटल स्माइल आ जाती है, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा उसने प्लान किया था। आधे घंटे पहले जी हान ने सिया से कहा था कि वो इस घर को डोनेट करना चाहता है और जाहिर सी बात है सिया है पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे लगा व्हाई वुड एनीवन गिव अवे एवरीथिंग जस्ट लाइक दैट। जी हान उसे सच नहीं बता सकता और शायद बताता भी तो वो मानती नहीं। आखिरकार जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के बजाय उसे सीधे फ्री में दे देते हो तो ये सच में पागलपन लगता है। लेकिन जी हन को किसी भी हाल में उसे कन्विंस करना था उसके खुद के भले के लिए।
अपने पिछले जीवन में जब यून सेजिन ने जापान के लिए खेलना शुरू किया तो कोरियन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सीजिन की सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली, जिनमें सोर्ड पैलेस भी था। सिया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो सोर्ड किंग फैमिली के स्टॉकिंग और थ्रेट्स को झेल नहीं पाई। आखिर में उसने अपनी जान ले ली। इसलिए जीहान जानता है अगर ये जगह वैसे भी उनसे छिनने वाली है तो बेटर होगा कि वो खुद इसे डोनेट करें ताकि कोरिया की सिंपैथी मिले और सिया सेफ रहे। लेकिन सिया की नजरों में जीहान तो बस एक नालायक अंकल है जो सारा दिन शराब पीता रहता है और जीहान उसे ये भी नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर से आया है। फिर भी सरप्राइजिंगली जब जीहान अभी सोच ही रहा था कि उसे कैसे मनाए, सिया ने खुद ही अग्री कर लिया। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने डबल चेक किया, तू सच में रेडी है ना? सिया ने उसे ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि वो जानती है जीहान ऐसा कुछ बिना वजह नहीं कहेगा और उससे भी ज्यादा बहुत टाइम बाद जीहान के अंदर ये कॉन्फिडेंट वाइब दिखी है। थैंक्स टू हर स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व आज ये सब पॉसिबल हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। सोर्ड किंग की फैमिली अब भी फ्यूरियस है और डायरेक्ट जीहान को फ्रॉड और कॉनमैन कह रही है। लेकिन जीहान को यही चाहिए था। वो चाहता है कि सारी गाली गलौच उसी की तरफ आए, सिया को कोई टच ना करे। पर ये अब भी काफी नहीं है। फाइनल मूव डालने के लिए उसे एक आखिरी ब्लो देना होगा। वो दोबारा कैमरे में आता है और सीधे यून सीजिन को कॉल आउट करता है। वो कहता है सोर्ड किंग ने कहा कि वो किसी लड़की की वजह से गया, लेकिन सच ये है कि अब वो कुछ नहीं है। हैज बीन। सिया चुपचाप देखती रहती है क्योंकि ये पार्ट स्क्रिप्ट में नहीं था। कमेंट सेक्शन ब्लास्ट हो जाती है। कुछ लोग डिसबिलीफ में हैं और कुछ बस हंस रहे हैं जीहान की बोल्डनेस पर। जीहान प्रोवोक करता रहता है, ये कहते हुए कि सीजिन को पता था कि वो कोरिया में टिक नहीं पाएगा, इसलिए भाग गया। यहाँ तक कि गायंग और हेयोन भी चिल्ला उठती हैं उसकी बातें सुनकर। फिर जीहान आखिरी पंच डालता है, जापान में आराम से रहो सीजिन, बहुत जल्द हम मिलेंगे और मैं तुझे तोड़ दूंगा। स्ट्रीम वहीं खत्म होती है और दोनों घर के अंदर वापस चले जाते हैं। सिया जीहान से कन्फ्रंट करती है, तूने क्या बोल दिया है ऑन कैमरा? पूरा इंटरनेट फट गया है। कोरिया और जापान दोनों में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जीहान बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वो सिया से कहता है टेंशन मत ले, जो हो रहा है उसे इग्नोर कर ताकि स्ट्रेस ना हो। सिया अब नोटिस करती है कि जीहान में कुछ बदल गया है, जैसे वो कोई दूसरा इंसान बन गया हो। और ये सरप्राइज वाली बात नहीं है। आखिरकार कोई इंसान मरने और टाइम ट्रैवल करने के बाद सेम कैसे रह सकता है? वो उससे पूछता है, क्या तू मुझे सच में बस एक फ्रीलोडर मानती थी जो बस दारू पीता है पूरे दिन? सिया कोशिश करती है अपनी बात बदलने की, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पहले वो उसे ऐसा ही देखती थी। इसी बीच डोरबेल बजती है और जीहान पहले से जानता है कि कौन आया है। बस इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जब सब कुछ शुरू हो चुका है उसे पैसों की भी जरूरत है। मीनवाइल इन टोक्यो यून सेजिन न्यूज देख रहा है अपनी नई पार्टनर के साथ। न्यूज में बताया जा रहा है कि कोरिया और जापान के रिलेशंस और भी खराब हो सकते हैं क्योंकि सीजिन ने जापान की नेशनैलिटी ले ली है। अब जीहान ने भी पब्लिकली उसे चैलेंज कर दिया है, तो हालत और बिगड़ सकती है। अब बस देखना यह है कि सोर्ड किंग कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा कहा जा सकता है जीहान अब कोरिया के गुस्से का सिंबल बन चुका है। तभी बगल में सोई हुई लड़की उठती है और सीजिन ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है, कहीं वो जाग ना जाए। लेकिन वो कहती है मुझे अब नींद की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए वरीड हूँ, तुझे जो झेलना पड़ेगा। सीजिन उसे रोकता है और कहता है अब मुझे सीजिन मत बुलाओ, अब मैं तुम्हारा नाम ले चुका हूँ और वही मेरी आइडेंटिटी है। उस लड़की शिजुरू उसे गले लगाती है और कहती है तू अब भी यून सेजिन है, कोरिया का नंबर 1 प्लेयर, और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। लेकिन उसके वर्ड्स में कुछ अलग पावर है, जैसे उसकी बातों में कोई चार्म हो। वो उसे किस करती है और सॉफ्टली विस्पर करती है You're still mine, यून सेजिन। बैक विद जीहान वो दरवाजा खोलता है और सामने खड़ा होता है एक आदमी जिसका इंतजार वो कर रहा था। ये आदमी है पार्क यून-सिक, साउथ कोरिया की Battle.net डिपार्टमेंट का मैनेजर। पिछले जीवन में जब सीजिन जापान चला गया था तो गवर्नमेंट ने जीहान से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इस आदमी ने तब भी सीए और जीहान को सपोर्ट किया था। अब जब पूरा स्टेज तैयार है, जीहान को अब अपने कार्ड्स खेलने हैं। तीनों बैठते हैं और यून-सिक सीधे मुद्दे पर आता है। उसे पता है कि सोर्ड किंग वापस नहीं आएगा और गवर्नमेंट को भी ये मालूम है, लेकिन वो चाहते हैं कि आम जनता को ये बात पता ना चले, एटलीस्ट जब तक कोरिया वर्सेस जापान मैच ना हो जाए। जीहान सब समझ गया है और कहता है बात घुमा के मत बोलो यून-सिक, सीधे पॉइंट पे आओ। असल में जो सरकार सच में चाहती है वो ये है कि जीहान अपनी सोर्ड पैलेस की डोनेशन वापस ले ले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस डोनेशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब होगा कि वो ये मान चुकी है कि सोर्ड किंग अब कभी वापस नहीं आएगा। जीहान की बात सुनकर यून-सिक हैरान रह जाता है।
इतनी जल्दी उसने बात की जड़ तक कैसे पहुंच ली? वो अंदर ही अंदर मानने लगता है कि जीहान अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सच में एक नया इंसान बन चुका है। आखिरकार पहले वाला जीहान तो बस एक बेरोजगार शराबी था जो सारा दिन जुए में डूबा रहता था। थोड़ा शॉक्ड होने के बाद भी यूनसिक उसकी बात कंफर्म करता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि सरकार ने अभी पूरी तरह से सॉर्ड किंग की वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसलिए पैलेस को पूरी तरह से डोनेट करने के बजाय गवर्नमेंट एक को साइंड मैनेजमेंट प्लान प्रपोज कर रही है। इसका मतलब ओनरशिप किसी और के नाम पर हो जाएगी, लेकिन डिसीजंस दोनों मिलकर लेंगे। इससे वो इस पॉसिबिलिटी को ओपन रख सकते हैं कि अगर सॉर्ड किंग कभी वापस आया तो भी सब कुछ मैनेजेबल रहेगा। सरकार ये भी चाहती है कि जीहान और सीआ उसी सॉर्ड पैलेस में रहना कंटिन्यू करें, जिससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो। यूनसिक एक डॉक्यूमेंट उनकी तरफ स्लाइड करता है जिसमें इस अग्रीमेंट के पूरे डिटेल्स लिखे होते हैं। वो दोनों से कहता है कि इसे ध्यान से पढ़ो और अच्छे से सोच लो। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सच में बहुत सोच समझकर ये प्लान बनाया है। जीहान तो बस पैलेस देने ही वाला था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है तो ये उसके लिए और भी बेहतर है। लेकिन बदले में जीहान को भी उनसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। कुछ समय बीत जाता है और अब Battle.net का एक नया मैच शुरू होने वाला है। एक स्ट्रीमर जिसका नाम है द गोल्डन लाइट अपनी स्ट्रीम शुरू करता है। जैसे ही स्ट्रीम ऑन होती है, व्यूअर्स झुंड में बैटल ट्यूब पर आ जाते हैं उसे देखने के लिए। गोल्डन लाइट बड़े एटीट्यूड से कोलोसियम की स्टेच्यू पर खड़ा होता है और अपने व्यूअर्स का स्वागत करता है। नीचे प्लेयर्स मैच में स्पॉन होने लगते हैं और गोल्डन लाइट भी नीचे कूदकर क्राउड में शामिल हो जाता है, व्यूअर्स को एंटरटेन करता हुआ। कोई उसकी स्ट्रीम पर डोनेशन भेजता है और कहता है, इन ब्रॉन्ज प्लेयर्स को सबक सिखा दो। बाकी प्लेयर्स इरिटेशन में उसे देख रहे हैं क्योंकि जहां उसके व्यूअर्स उसे एंजॉय कर रहे हैं, वहीं इन प्लेयर्स को पता है कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी घिनौनी सोच छुपी है। गोल्डन लाइट फेमस हुआ है अपने चार्मिंग लुक्स और एनर्जी की वजह से, लेकिन वो उतना ही बदनाम है एक ट्रोल की तरह। वो पहले एक रिस्पेक्टेड गोल्ड लीग का प्लेयर था, लेकिन कंटेंट के लिए उसने खुद को ब्रॉन्ज तक गिरा लिया। इसे वो डीप सी ट्रैवलिंग कहता है। उसे गेम की रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं, उसे बस मजे चाहिए, और इसी वजह से वो ट्रोलिंग का किंग बन चुका है। हालांकि वो अब ब्रॉन्ज में है, लेकिन उसके पास अब भी गोल्ड लेवल की इक्विपमेंट और स्टैट्स हैं, और अब वो ब्रॉन्ज प्लेयर्स को हैरास करने और किल करने के लिए जाना जाता है। अब जब वो आ चुका है और उसके फैंस उसे देखने को एक्साइटेड हैं, तो अब उसकी बारी है अपना पहला शिकार ढूंढने की। वो क्राउड को स्कैन करता है और उसकी नजर आखिरकार जीहान पर टिक जाती है। बिना देर किए गोल्डन लाइट माइक हाथ में लेकर दौड़ पड़ता है जीहान की तरफ, एक इंटरव्यू के बहाने उस इंसान से जो आजकल पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। अब तक जीहान के कई निकनेम्स पड़ चुके हैं और लोग उसकी तरफ अटेंशन बरसाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन कंफ्यूज्ड है, ये चमकता लड़का है कौन? उसके टोन से साफ है ये बैटल ट्यूब स्ट्रीमर है, और जीहान को उसके जैसा लाउड लोग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तभी जीहान को याद आता है कि अभी भी बैटल ट्यूब के कई अचीवमेंट्स उसने अनलॉक नहीं किए, तो अब जब मौका मिल ही गया है तो क्यों ना खुद की स्ट्रीम शुरू की जाए। जीहान उस चमकदार लड़के को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपनी बैटल ट्यूब विंडो समन करके अपना स्ट्रीम चालू कर देता है। गोल्डन लाइट के व्यूअर्स जीहान के ऊपर स्ट्रीम का ऑन एयर मार्क देखते हैं और समझ जाते हैं कि हमारा एमसी भी अब स्ट्रीम कर रहा है। धीरे धीरे लोग गोल्डन लाइट की स्ट्रीम छोड़कर जीहान की स्ट्रीम पर चले जाते हैं। गोल्डन लाइट डर से कांप उठता है क्योंकि उसने अनजाने में जीहान को फ्री में प्रमोट कर दिया। अब हालत को संभालने के लिए उसे कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है एक सॉर्ड किंग ऑब्सेस्ड यूजर नेम से। मैसेज आता है, स्योंग जीहान को मारो और उसे लास्ट प्लेस पर पहुंचाओ। अचीवमेंट की रिवॉर्ड है 2000 ग्राम प्रूफ। 1 ग्राम प्रूफ मतलब लगभग 1001 रुपए, यानी ये एक 20 लाख रुपए का टास्क है। और इस डोनेशन की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि सॉर्ड किंग की फैमिली के मेंबर्स हैं। जब गोल्डन लाइट डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करता तो बाकी फैमिली मेंबर्स और भी पैसे डालने लगते हैं। लगता है जैसे उन सब की जीहन से गहरी दुश्मनी है, लेकिन जीहन को यह अंदाजा नहीं था कि लेवल इतना डीप है। रिवॉर्ड बढ़ते बढ़ते 30,000 ग्राम पैसे और फिर 40,000 ग्राम पैसे तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी मैच की फाइनल सुमोनिंग हो जाती है और डोनेशन वहीं 42,000 ग्राम पैसे पर रुक जाता है। इतनी क्रेजी अमाउंट मिलने के बावजूद गोल्डन लाइट इस बात से खफा है कि डोनेशन 50,000 तक नहीं गया। एक सॉर्ड किंग फैमिली मेंबर एक्स्ट्रा 10,000 ग्राम प्राइड देने का वादा करता है अगर वो जीहन को हराने में सक्सेसफुल हुआ। अब तो गोल्डन लाइट पूरी डिटर्मिनेशन के साथ रेडी हो जाता है। उसका टारगेट सेट है। मैच शुरू होते ही गोल्डन लाइट अपनी स्किल चार्ज का यूज करता है जो यूजर की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। वो जीहन की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और एक पल में उसके पीछे पहुंचकर सोर्ड उठा देता है। अटैक कनेक्ट करता है लेकिन जीहान उसे आसानी से पैरी कर लेता है बिल्कुल बिना घबराए। सरप्राइजिंगली जीहान ने जो वेपन यूज किया है
वो है एक कुकिंग सेट का क्लब, जो एक डी रैंक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होली आइटम है। जी हान खुद भी हैरान है कि इतनी तेज स्विंग के बावजूद गोल्डन लाइट का वेपन बच कैसे गया। अब जब सब कुछ शुरू हो ही गया है, जी हान भी एक सोर्ड समन करता है, बस कर्टिसी में। कुछ ही सेकंड में जी हान सिंपल लेकिन प्रिसाइज स्ट्राइक से गोल्डन लाइट को काट देता है। कमेंटर स्टन्ड है, क्योंकि जी हान ने जो टेक्निक यूज की है वो है सोर्ड ची, जो ब्रॉन्ज लीग में पॉसिबल ही नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो यूज कर रहा है वाइट सेक्रेड फ्लेम्स, एक डिवाइन पावर। और अगर वो डिवाइन पावर यूज कर रहा है तो मतलब वो सपोर्ट क्लास का प्लेयर है। कैसे भी हो, जी हान ने फर्स्ट ब्लड ले लिया है, और वो भी एक डी रैंक किचन नाइफ से, जो डिवाइन वेपन्स के कुकिंग सेट का हिस्सा है। हालांकि गोल्डन लाइट को एम्बैरेसिंग तरीके से मारा गया है, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास एक आइटम है, क्रूसिफिक्स ऑफ रिवाइवल, जिससे वो रिवाइव हो जाता है। ये आइटम सिर्फ एक बार यूज हो सकता है और नेशनल लीग्स, प्रोमो गेम्स या गिल्ड मैचेस में अलाउड नहीं होता। हालांकि वो वापस आ चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि गोल था जी हान को लास्ट प्लेस तक गिराना, लेकिन खुद फर्स्ट मरने के बाद जी हान को लास्ट में तो नहीं रख सकते। जैसे ही सब निराश होते हैं, गोल्डन लाइट डिसाइड करता है कि अब वो जी हान को हराकर अपनी रिस्पेक्ट वापस पाएगा। पर बदकिस्मती से जी हान पूरी तरह से रेडी है उस हंसी उड़ाने वाले चेहरे को मिट्टी में मिलाने के लिए, और कुछ ही सेकंड में जी हान फिर से उसे काट डालता है और उसे डबल किल मिल जाता है, वो भी अनजाने में। जैसे ही वो मरते हुए स्ट्रीमर से दूर जाता है, वो सोचता है उस रिवाइवल आइटम के बारे में। फ्यूचर में किसी ने उस आइटम को यूज नहीं किया, क्योंकि उसकी रिवाइवल में फ्लॉज थे। अब इन सब बातों को छोड़ भी दें तो आज का दिन कुछ ज्यादा ही हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि आज की ऑडियंस कुछ खास है, एल्व्स, और वो सब जी हान को ही देख रहे हैं। जी हान को एल्व्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने ह्यूमैनिटी की तबाही में बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन अभी जी हान कुछ कर नहीं सकता, उसे बस सामने खड़े लोगों से निपटना है। बाकी प्लेयर्स उससे काफी दूर खड़े हैं और लग रहा है जैसे वो उसे कोई आउटकास्ट समझ रहे हैं। जब जी हान उनकी तरफ देखता है तो सब डर के मारे भाग जाते हैं, और इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि उसने एक गोल्ड प्लेयर को 2 बार मार गिराया है। सबको पता है कि वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये जी हान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी हंटिंग एफिशिएंसी अब कम हो जाएगी, और अभी तो उसने एक डी रैंक होली आइटम भी हासिल किया था। अगर उसे डिवाइन वेपन्स के मैनिफेस्टेशन कंडीशंस पूरी करनी है तो उसे और फाइट्स करनी होंगी। तभी उसके स्टेटस विंडो में एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। जी हान उसे पढ़कर हल्का मुस्कुराता है। उसे एक नया क्वेस्ट मिला है, गॉब्लिन चैंपियन के आसपास जमा हुए गॉब्लिन्स को मारने का। इसकी वजह से उसे फाइट कोटा पूरा करने का मौका मिल जाएगा, भले ही सारे प्लेयर्स उससे डरकर भाग रहे हों। एक पल में वो गॉब्लिन से घिर जाता है और लग रहा है जैसे वो पूरी तरह आउटनंबर्ड है, लेकिन अगले ही पल गॉब्लिन्स ही उससे डर के भागने लगते हैं, क्योंकि जी हान उन पर इतनी टेरिफाइंग स्पीड से चार्ज करता है। मॉन्स्टर्स चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगते हैं, जब जी हान उन्हें अपने कुकिंग इक्विपमेंट से पीटता और भौंकता है। थैंक्स टू लगातार फाइटिंग, उसका डिवाइन कुकिंग सेट उसकी मूवमेंट्स पर रिएक्ट करने लगता है। ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने पहले ही इन आइटम्स के डिस्क्रिप्शंस अच्छे से पढ़ लिए थे, उससे पहले कि वो उन्हें इस्तेमाल करता। उसे सिर फोड़ना है, फिर दिल निकालना है, और ये सब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है ताकि वो आइटम्स सही से रिएक्ट करें। अच्छी बात यह है कि उसने गेम के खत्म होने से पहले ही ये सब समझ लिया था, लेकिन अभी जैसी हालत है सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर वो ये थोड़ा पहले जान जाता तो शायद कुछ और गॉब्लिन्स बच जाते जिन पर वो अपने वेपन्स यूज कर सकता। पर चलो, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। अब भी एक आखिरी गॉब्लिन बाकी है, और ये बाकियों से कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये है गोब्लिन चैंपियन, और नॉर्मल गोब्लिन्स के कंपैरिजन में ये काफी बड़ा और ताकतवर है। पर इसके साइज और स्ट्रेंथ के बावजूद एक सॉलिड थप्पड़ उसके कुकिंग क्लब से खाने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर जी हंट तुरंत उसका फायदा उठाता है और सीधे उसके दिल में छुरा घोंप देता है। चाहे जितना भी बड़ा हो, आखिर है तो बस एक गॉब्लिन ही, और इसी के साथ क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसे मिलते हैं 500 अचीवमेंट पॉइंट्स और साथ में 1 पॉइंट डिवाइन पावर भी। लेकिन क्योंकि उसने इन आइटम्स का हेवी यूज किया है, अब उनके रैंक घटकर ई हो गए हैं, इसलिए अब शायद वो सिर्फ एक बार और डिवाइन पावर अर्न कर पाएगा। लेकिन मॉन्स्टर्स को हंट करना बहुत स्लो है, अब उसे प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो सब उससे काफी दूर हैं। तो अब अगर वो खुद जी हंट के पास नहीं आ रहे तो जी हंट को ही उनके पास जाना पड़ेगा। अब तक जो कमेंटर्स क्वाइटली स्ट्रीम देख रहे थे वो सब बाहर आकर बोलने लगे कि जी हंट अब कितना स्केरी लग रहा है। लेकिन उन सब में से एक इंसान है जो बाकियों से ज्यादा परेशान है। वो है गोल्डन लाइट, जो जी हंट की स्ट्रीम बाहर से देख रहा है। वो एक खास कमेंट पर अटक जाता है जिसमें लिखा है, जी हंट 1000 बार बेहतर है तुमसे। गोल्डन लाइट नाराज है कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं,
पर उससे भी ज्यादा क्यूरियस है वो बीस्ट जी हंट के बारे में। गोबलिन के साथ जी हंट की फाइट देखने के बाद सिस्टम ने उसके अनुमानित स्टैट्स कैलकुलेट किए और एवरेज स्ट्रेंथ है 35, जबकि ब्रॉन्ज लीग प्लेयर का एवरेज होता है 25, तो जी हंट उससे 10 पॉइंट्स ऊपर है। ये सब सुनकर गोल्डन लाइट को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि जी हंट शायद कोई हैक यूज कर रहा है। वो बेड पर लेटा हुआ है, अपनी हार पर अफसोस कर रहा है। तभी उसके मॉनिटर से डरावनी चीखें आने लगती हैं। वो जैसे ही ऊपर देखता है, जी हंट एक प्लेयर के मुंह पर क्लब से जोरदार हिट मार रहा होता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में जी हंट ने मल्टीपल प्लेयर्स को हरा दिया। पूरी फाइट एकदम एक साइडेड हो गई। कुछ ही सेकंड में जी हंट ने कई प्लेयर्स को बहुत ही आसानी से मार गिराया। अब टोटल प्लेयर्स की संख्या काफी कम हो चुकी है। अब बचे हुए प्लेयर्स को समझ आ गया है कि अब एक दूसरे से लड़ने का टाइम नहीं है। अब उन्हें मिलकर इस हैक यूजर को हराना होगा। एक मेज और एक आर्चर मिलकर जी हंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी अटैक्स इजीली ब्लॉक या डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो लोग अटैक करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब वो लोग लड़ने की कोशिश भी नहीं करते, बस खड़े होके इस बीस्ट को डिसबिलीफ में देखते हैं, जब तक जी हंट उनके पास नहीं आता और उन्हें उनकी तकलीफ से आजाद नहीं कर देता। अब जी हंट के पास 10 किल्स हो चुके हैं और उसकी स्ट्रीम के व्यूअर्स जोर से चीयर कर रहे हैं इस कमाल के मोमेंट के लिए। इतनी ज्यादा किल्स के बाद उसका कुकिंग सेट फिर से रिएक्ट करता है और उसे एक और पॉइंट मिलता है डिवाइन पावर का। फिर आइटम्स एक बार और डाउनग्रेड होकर एफ रैंक हो जाते हैं। अब वो प्रैक्टिकली बेकार हो चुके हैं। इसी के साथ वो एक हिडन क्वेस्ट भी क्लियर कर लेता है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कॉलोसियम में 10 किल्स करना। इसका रिवॉर्ड है 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स। अब डिवाइन पावर और अचीवमेंट पॉइंट्स दोनों उसकी जेब में हैं। मतलब जी हंट ने ऑलमोस्ट सब हासिल कर लिया है जो वो चाहता था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। उसे चाहिए कुछ ऐसा जो उसकी पावर को मैक्सिमम लिमिट तक बूस्ट कर सके। तभी उसकी नजर जाती है एक एपिक क्वेस्ट पर, जो उसे कहता है कि उसे शैडो क्वीन को ढूंढना है, जो कॉलोसियम मैप के स्पेक्टेटर्स के बीच छिपी है, और उसे प्रोवोक करना है। ब्रॉन्ज लीग में एपिक क्वेस्ट आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रिवॉर्ड। 50,000 अचीवमेंट पॉइंट्स और कॉन्स्टलेशन शैडो क्वीन का इंटरेस्ट। कॉन्स्टलेशन एक डिवाइन बीइंग होती है, जो एक तारे का रिप्रेजेंटेशन होती है। Battle.net में वो एक तरह की स्पॉन्सर्स होती हैं, जो ऐसे पावर्स देती हैं जो नॉर्मल प्लेयर्स कभी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड लीग की चीजें अभी ही उसके साथ हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उसे शैडो क्वीन से मिलना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ एक भी कॉन्स्टलेशन उसकी साइड में आ गई तो बाकी भी उस पर ध्यान देने लगेंगी। लेकिन जितने ज्यादा एल्व्स उसे साइड से घूर रहे हैं, क्या वो शैडो क्वीन को उनमें से पहचान पाएगा? गेम के बाहर की दुनिया भी अब जी हंट की इस सक्सेस से हैरान है। स्योंग जी हंट का कोलोसियम में 10 किल्स का रिकॉर्ड देश का पहला ऐसा रिकॉर्ड बना यून सीजन के बाद। ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और रिजल्ट ये हुआ कि उसे 10,000 नए सब्सक्राइबर्स मिले और उसकी स्ट्रीम्स पर अब 4,000 लाइव व्यूज तक आने लगे। जो लोग सोर्ड किंग फैमिली से थे और चाहते थे कि जी हंट फेल करे, अब वही लोग उसके फैंस बन गए। अब सारा रिजेंटमेंट शिफ्ट हो चुका है गोल्डन लाइट की तरफ, जो अनजाने में जी हंट के स्टारडम की सीढ़ी बन गया। अब उसकी रेप्यूटेशन बिल्कुल गटर में जा चुकी है और वो सोच रहा है कि अब वो क्या कर सकता है। ऑप्शंस कम हैं, तो अब गोल्डन लाइट ने फैसला किया है कि वो भी जी हंट के साथ जुड़ जाएगा। अब वो चाहता है कि वो खुद बन जाए जी हंट का एडिटर और उसे बनाए बैटल ट्यूब का सबसे बड़ा स्टार। सोर्ड पैलेस में सीए अपने अंकल को डिसबिलीफ में देख रही है। उसने जो फाइट दोपहर में देखी थी, उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके अंकल इतने स्ट्रांग कैसे हो गए। उसे थोड़ी देर के लिए दूसरे प्लेयर्स पर तरस आने लगा था, क्योंकि ये सब कुछ ग्रीफिंग जैसा लगने लगा था। कई लोग जी हंट की स्ट्रीम पर डोनेशन देना चाहते थे, लेकिन उसका डोनेशन लिंक ब्लॉक्ड था, क्योंकि उसने स्ट्रीम एकदम अचानक से शुरू कर दी थी, तो उसने कोई सेटअप नहीं किया था। अब क्योंकि वो सेटअप नहीं कर पाया था, सी आह ने उसे सलाह दी कि वो डोनेशन की मिनिमम फी बढ़ा दे। अगर बहुत ज्यादा डोनेशंस आने लगे तो उसका ध्यान भटक जाएगा। तो सी ए ने कहा कि अमाउंट इतना हाई रखो कि अननेसेसरी डोनेशंस ना आए। जी हंट मान गया और उसने मिनिमम डोनेशन सेट कर दी 10,000 गीपी, जो कि एक्चुअल में है 10,01,001। जब सी आ सोच रही होती है ये 10,01,001 सच में है भी या नहीं, जी हंट उस समय पूरा ध्यान लगाए बैठा होता है शैडो क्वीन की एपिक क्वेस्ट के बारे में सोचते हुए। उसे अब उस मिस्टीरियस फिगर को ढूंढना है और उसे प्रोवोक करना है, लेकिन इतनी भीड़ में वो सोच ही नहीं पा रहा कि उसे ढूंढे तो कैसे। सिया उसकी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन देखती है और पूछती है, तू चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर दूं। उसकी ये केयरिंग एटीट्यूड देखकर जी हंट को उसकी माँ की याद आ जाती है। वो मुस्कुराता है और अब जब कुछ गलत नहीं है
तो वो उठकर सीए को वो बताने का डिसाइड करता है जो उसके दिल में काफी टाइम से था। वो उसे बताता है उस एपिक क्वेस्ट के बारे में और शैडो क्वीन के बारे में, लेकिन सिया को भी नहीं पता कि ये मिस्टीरियस फिगर कौन हो सकती है। एक चीज जो वो दोनों जानते हैं वो ऑडियंस में कहीं छुपी है। सिया डिसाइड करती है कि वो पास्ट मैचेस के रिप्लेस देखेगी और ट्राई करेगी कि कहीं उस क्वीन को स्पॉट कर सके। अब जब उसने हेल्प लेने का डिसीजन ले ही लिया है तो सब शायद थोड़ा स्मूथ चले, पर फिर भी जी हंट को थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसे सिया से हेल्प मांगनी पड़ी, क्योंकि शैडो क्वीन को ढूंढना मतलब सुई को भूसे के ढेर में ढूंढना। अब जब सिया उस काम में लग गई है तो जी हंट के पास थोड़ी फुर्सत है कि वो अपने बाकी पेंडिंग काम निपटा सके। अचीवमेंट्स पॉइंट्स जो उसने इकट्ठा किए थे उनसे वो एक और क्लास स्लॉट खरीदता है। अब टाइम आ गया है कि वो एक नई क्लास ऐड करे और नए पावर्स हासिल करे। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, वॉरियर, आर्चर और मेज, और इन तीनों में से वो चूज करता है मेज बनना। जैसे ही वो मेज क्लास ऐड करता है उसे अपने दिल से एक नई एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। ये डिवाइन पावर से अलग है और इसके साथ उसे मिलते हैं कुछ नई एबिलिटीज। उसने मैज क्लास इसलिए चुनी क्योंकि उसने पहले से सपोर्टर क्लास ले रखी है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मिलती है एक यूनिक स्टैट जिसका नाम है फोर्स। रिग्रेशन से पहले वो अक्सर बैरन की ड्रंकन टॉक्स सुनता था। एक दिन बैरन ने अपनी शराबी हालत में उसे काफी बकवास बातें बताई थी, जैसे कि अगर जी हंट पहले नेचुरलाइज्ड होता तो वो उसे अमेरिकन मानता। लेकिन उसी दिन बैरन ने कुछ इंपॉर्टेंट भी बताया था, उसकी स्किल फोर्स जो उसने डिवाइन पावर और माना को परफेक्टली कंबाइन करके हासिल की थी। ये कोई आसान चीज नहीं है क्योंकि बैरन पूरी दुनिया में एक लौता प्लेयर है जिसके पास 2 क्लासेस हैं। किसी और के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बैरन को ये एडवांटेज मिला है उसके एसएसएस रैंक गिफ्ट से जो उसे देता है 2 स्टेटस विंडोज। जी हंट ने उस वक्त पूछा था, क्या ये इन्फो मेरे पास होनी भी चाहिए? बैरन ने हंसते हुए कहा था, बताने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दुनिया में सिर्फ मैं ही 2 क्लासेस रख सकता हूँ। हाँ, बैरन एरोगेंट जरूर था पर जो वो कह रहा था वो झूठ नहीं था। फोर्स एक ऐसी ताकत है जो पूरा स्पेस डोमिनेट कर सकती है। लेकिन अब बैरन अकेला नहीं है। जी हंट को सारी रिक्वायरमेंट्स पता है और अब उसने उन्हें फुलफिल भी कर लिया है। ये वही पावर है जिसने बैरन को वर्ल्ड रैंक 1 बनाया था, भले ही उसका कंट्रोल और यूटिलाइजेशन बेकार हो। अब अगर जी हंट को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होना है तो उसे ये पावर हर हाल में हासिल करनी होगी। इस फोर्स को अनलॉक करने के लिए उसे डिवाइन पावर को अपनी हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट करना होगा और अपनी माना को दिल से हाथों तक फ्लो करना होगा जहां ये दोनों पावर्स कंबाइन हो पाए। अगर वो इसे परफेक्टली मिक्स कर पाया बिना कोई लीक किए तो वो इस पावर को अचीव कर लेगा। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो सफल हो गया है, लेकिन तभी उसके हाथ में घूम रही एनर्जी एक्सप्लोड करती है और वो दीवार से टकराता है। लगता है वो फेल हो गया। सिर्फ ताकत से वो इस पावर को पकड़ नहीं सकता, कुछ मिसिंग है। शायद उसे और ज्यादा माना चाहिए या फिर उसका लेवल लो है। पर एक बात तो स्पष्ट है, कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। शायद असली मुद्दा यह है कि वो पावर को हाथों में रख ही नहीं सकता। तो फिर अगला सबसा विकल्प है उसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना। अगर वो डिवाइन पावर को जो अपर डैंटियन से शुरू होती है सेंट्रल डैंटियन की मना के साथ कंबाइन कर सके और जब भी वो दोनों मिक्स न कर पाए तब लोअर डैंटियन की ताकत से स्टेबलाइज कर सके तो वो परफेक्ट फ्यूजन अचीव कर पाएगा। अगर वो इस स्टेट में पावर को कंप्रेस कर दे तो वो नई शक्ति अनलॉक हो जाएगी। वो ट्राई करता है और उसकी बॉडी पर उसका असर भारी पड़ता है। उसे इतनी जबरदस्त तकलीफ होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और जोर से चिल्ला उठता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, यू हैव बिगन द यूनिफिकेशन ऑफ द 3 डैंटियंस। लेकिन लगभग तुरंत एक वार्निंग आती है, आपकी सीमा पार कर ली है, कंटिन्यूइंग विल रिजल्ट इन डेथ। नीचे से अपने अंकल की चीखें सुनती है और तुरंत उठकर भागती है उसकी तरफ। उधर जिहान अब भी उस इंटेंस दर्द को फील कर रहा है क्योंकि वो डिवाइन पावर और माना को फोर्स में बदलने की कोशिश कर रहा है। यूनिफिकेशन के लिए कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और तीनों डैंटियंस की नेचर बिल्कुल अलग होती है। साथ ही सारे स्टैट्स का एवरेज 100 या उससे ऊपर होना चाहिए ताकि प्रोसेस स्मूथ हो। अगर कोई इन स्टैंडर्ड से नीचे होते हुए ये फ्यूजन ट्राई करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। सिया अपने अंकल के रूम की तरफ दौड़ती है। उसकी आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो उसे पुकारती है पर कोई जवाब नहीं आता। वो जैसे ही उसके रूम में पहुंचती है उसे सरप्राइजिंगली जी हंट ठीक ठाक हालत में मिलता है। वो कैजुअली बोलता है कि उसे बस सिर दर्द था इसलिए वो जोर से चिल्ला रहा था।
लेकिन सिया को यकीन नहीं होता। वो साफ समझ सकती है कि कुछ ज्यादा ही सीरियस था। वो उसे ब्लफ करते देखती है, लेकिन जी हंट तभी रुक जाता है जब उसे लगता है कि सिया सच में परेशान हो गई है। अचानक सिया रोने लगती है। वो कहती है कि उसे डर लग गया था। उसे लगा कि उसके अंकल को कुछ हो गया। वो भागकर इसीलिए आई थी क्योंकि वो डर गई थी। जी हंट को एहसास होता है कि उसने सीए के बारे में सोचकर एक्ट नहीं किया, और अब जब सब ठीक लग रहा है वो उससे दोबारा पूछती है, तू सच में ठीक है ना? इस बार जी हंट सीरियसली जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूं। और फिर वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इतनी टेंशन दे दी। सिया आंसू पोंछती है और उसे एक हल्की सी छाती पे थपकी देती है, जैसे कह रही हो अब सब ठीक है। इसके बाद वो फिर से शैडो क्वीन को ढूंढने निकल जाती है और जी हंट उसकी जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुरा देता है। अब उसे समझ आ गया है कि सिया के लिए वो अपनी कमजोरियां बार बार नहीं दिखा सकता। अब बात करें पावर की, तो डेंटायंस का कंसोलिडेशन फेल हो गया क्योंकि उसका लेवल और अनुभव दोनों लो हैं। लेकिन फिर भी उसने वो पावर हासिल कर ली है जो वो चाहता था। डिवाइन पावर प्लस माना को फ्यूज करके अब जिहान को मिल गई है वो यूनिक स्टैट फोर्स। तीनों डेंटियंस के बीच लिंक बहुत वीक है, पर फिर भी वो कनेक्शन बना हुआ है। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और उसे कुछ अजीब दिखता है। फोर्स स्टैट अभी अभी अनलॉक हुआ है, पर वो स्टार्ट हो रहा है लेवल 12 से, क्योंकि डेंटियंस की वीक लिंकिंग है। मार्शल पावर और फोर्स अब शेयर्ड वैल्यूज यूज करेंगे। मतलब अगर वो मार्शल पावर एक पॉइंट बढ़ाएगा तो फोर्स भी ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। वो इसे टेस्ट करता है, मार्शल पावर को बढ़ाकर लेवल 14 करता है और फोर्स भी साथ में 14 तक बढ़ जाता है। ये तो जैसे चीट कोड मिल गया हो। फोर्स अकेले में ही एक पावरफुल स्टैट है, लेकिन अब वो इसे बहुत आसानी से अपग्रेड कर सकता है। अगर ये बेनिफिट्स एक वीक कनेक्शन से मिल रहे हैं तो सोचो, अगर तीनों डेंटियंस पूरी तरह फ्यूज हो जाएं तो फायदा कितना क्रेजी होगा। वो एक्साइटमेंट में है, पर उसे पता है कि अभी वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो फिर से ट्राई करेगा तो शायद इस बार वो सच में मर जाए। अब जब उसे वो मिल गया है जो वो चाहता था, तो अब ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप वो ट्राई करता है एक मेज स्किल। वो फायर बॉल समन करता है। एक छोटी सी आग की लॉ प्रकट होती है और सिस्टम बताता है कि उसके पास माना कम है, इसलिए बड़ी स्पेल्स वो मेंटेन नहीं कर सकता। ये छोटी सी फ्लेम बड़ी क्यूट है, पर बैटल में इसका कोई काम नहीं। अगले दिन सुबह जिहान की नींद खुलती है जब सनलाइट उसके कमरे में आती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, सिस्टम बताता है, You have gained 10 divine power. Holy items of D rank and below will no longer grant divine power. अब से डिवाइन पावर सिर्फ सी रैंक और उससे ऊपर के आइटम्स से ही मिलेगी। कल रात उसने 2 होली आइटम्स खरीदे थे और सोते वक्त उन्हें अपने पास रखकर सोया ताकि उनसे कोई पावर मिले। लेकिन लगता है अब उसकी लिमिटेशंस उसका पीछा कर रही हैं। अब से उसे अपने बचे हुए आइटम्स को सेकंड हैंड मार्केट में बेचकर ही प्रॉफिट कमाना होगा। वो अपने रूम से बाहर आता है और आवाज लगाता है, से तू जागी है क्या? कोई जवाब नहीं आता तो वो नीचे जाता है और देखता है कि सिया सोफा पर बैठी है। उसके कानों में ईयरबड्स हैं और उसकी गोद में लैपटॉप रखा है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और थका हुआ एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने पूरी रात नींद नहीं ली। सिया उसे बताती है कि उसने सारी रात शैडो क्वीन को ढूंढने में निकाल दी। जिहान को थोड़ी गिल्ट फील होती है कि उसे सिया को यह सब करने देना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं गई। वो उसे एक क्लिप दिखाती है एक और स्पीसीज की फैन कैम से, जो एक ऐसा बैटल ट्यूब चैनल है जो दूसरी स्पीसीज को फोकस करता है जो उनके गेम्स देखने आती हैं। इस चैनल का एक स्पेशल गिफ्ट है स्कोप, जो उनके स्ट्रीमिंग कैमरास को सुपर जूम इन करने की एबिलिटी देता है। इसी स्कोप की हेल्प से सीए ने उस मैच की रिप्ले में एक इंपॉर्टेंट क्लू देखा जिसमें जिहान खेल रहा था। स्पेक्टेटर एरिया में कुछ स्पेशली मेड थ्रोन्स पर 2 एल्व्स बैठी थीं, जो अपनी रॉयल अपीयरेंस से पूरी तरह किसी क्वीन जैसी लग रही थी। उनमें से एक खास तौर पर एक डार्क एल्फ ऐसी दिख रही थी जैसे वो किसी रॉयल ब्लड लाइन से हो। जिहान भी मानता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अभी भी फाइनल कंक्लूजन निकालना थोड़ा जल्दी होगा। सिया कहती है कि वो बाकी रिकॉर्डिंग्स भी देखेगी ताकि और क्लूज मिल सकें। जिहान को लगता है कि कोई कॉन्स्टेलेशन इतनी इजीली नहीं मिलेगी, लेकिन सिया बड़े कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल टोन में कहती है कि वो नेक्स्ट डे से इंटरनेशनल वीडियोस भी चेक करेगी। इतना ही नहीं, वो जिहान को ऑफर देती है कि उसके कुछ वीडियोस भी एडिट कर देगी ताकि वो बैटल ट्यूब पर अपलोड कर सके। उसका कहना है कि उसे वीडियो एडिटिंग करना आता है, क्योंकि बचपन में वो अपने पापा के वीडियोस मजे से देखा करती थी। पापा का नाम सुनते ही जिहान थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे फिर से याद आता है कैसे कोई बाप अपनी बेटी को बिना किसी वजह के छोड़ सकता है। 2 दिन पहले ही जब जिहान की कॉन्वर्सेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल यूनसिक से हो रही थी, तब यूनसिक ने उसे बताया कि शायद उसे पता है
कि वो औरत कौन थी जिसने सोर्ड किंग को अपने साथ ले लिया। उसका नाम था आइडो शिजुरू, जिसके पास एक एसएसएस रैंक का गिफ्ट है, वुमन ऑफ मैचलेस ब्यूटी। हो सकता है कि यून से जिन उस स्किल की वजह से उसके जाल में फंस गया हो। यही गवर्नमेंट भी मानती है। जीहन के लिए ये एक नया शौक था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। यून सिक ने उसे वार्न किया कि ये स्किल सिर्फ माइंड कंट्रोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी के थॉट्स तक को मोल्ड कर सकती है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां कोरियन राइजिंग स्टार्स ने जापान की सिटीजनशिप ले ली, और अब गवर्नमेंट को शक है कि शायद ये सब इसी स्किल का रिजल्ट हो। अगर इस स्किल की कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो ये औरत कभी भी फिर से सामने आ सकती है, किसी और पावरफुल प्लेयर को टारगेट करने के लिए। उस कॉन्वर्सेशन के बाद जीहान ने इंटरनेट पर आइडो शिजुरू के बारे में और इन्फो सर्च की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सारे ट्रेसेस ही मिटा दिए हों। ऑलमोस्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं था। शायद जापान बहुत केयरफुल तरीके से उसे छुपा रहा है। अगर यूनसिक की बात सच है, तो जीहान को अब बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर चुके हों। इसी बीच एक एयरप्लेन कोरियन एयरपोर्ट में लैंड करता है। उसके विंग पर साफ लिखा है नियो सेल्फ डिफेंस फोर्स। कुछ समय बीतता है और जीहान और सिया की लाइफ में एक और बड़ा मोमेंट आने वाला है। सिया दरवाजे के पास खड़ी है और उसका अंकल अब भी तैयार नहीं हुआ है। अगर वो अब और डिले करते हैं तो इवेंट में लेट हो जाएंगे। फाइनली जीहान रेडी होकर बाहर आता है। उसके बाल स्लीक और पीछे की ओर कोम किए गए हैं और उसने एक शानदार सूट पहना है। इस लुक में वो एकदम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा। दोनों एलिवेटर में उतरते हैं और सिया विजिबली नर्वस है। जीहान उसे कामली समझाता है, रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत ले, तूने कुछ गलत नहीं किया है। सिया थोड़ा घबराई हुई है क्योंकि ये उसका पहला ऑफिशियल पब्लिक अपीयरेंस है अपने पापा के स्कैंडल के बाद। लॉबी में जैसे ही एलिवेटर खुलता है, वहां पहले से मीडिया और गेस्ट्स की भारी भीड़ लगी हुई है। एलिवेटर से निकलते ही उन्हें पार्क यूनसिक मिलता है, जो कहता है एवरीथिंग रेडी है, आप चाहें तो अभी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जीहान उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसे पूरी उम्मीद है वो पूरा इवेंट स्मूथली मैनेज करेगा। यही वही रिक्वेस्ट थी जो जीहान ने यूनसिक से की थी जब वो लोग सोर्ड किंग की लेगेसी और उसके आइटम्स को लेकर बात कर रहे थे। जीहान ने उनसे कहा था सोर्ड किंग की रेयर आइटम्स की एक पब्लिक ऑक्शन रखवाई जाए ताकि जापान को अट्रैक्ट किया जा सके। जो आइटम्स ऑक्शन में रखे गए हैं वो सब जीहान ने खुद केयरफुली चूज किए थे ताकि जापान की इंटरेस्ट को टारगेट किया जा सके। मेन आइटम है यून सेजिन का बैटल कनेक्टर, जिसमें 99% पेन रिडक्शन की एबिलिटी है और उसके साथ उसकी सारी बैटल डेटा स्टोर भी। साथ ही यून सीजन की स्ट्रेटेजिक बैटल एनालिसिस भी शामिल है, जिसमें ईस्ट एशिया के हाई रैंकिंग प्लेयर्स का डिटेल्ड रिव्यू है। कोरिया वर्सेस जापान मैच बहुत ही नजदीक है और ये डेटा अब प्राइसलेस हो गया है। ऑडियंस की हलचल से जीहन को अंदाजा हो जाता है कोई भी इन आइटम्स को छोड़ना नहीं चाहेगा। तभी एक आदमी हाथ उठाता है। जीहन इंस्टेंटली उसे पहचान लेता है। वो है ताकेडा काजुओ, जापान की एनियो सेल्फ डिफेंस फोर्स का रिक्रूटमेंट मैनेजर। ताकेडा काजुओ बिना वक्त गंवाए अनाउंस करता है, हम इन सारे आइटम्स के लिए 5 अरब येन ऑफर करते हैं, और इसके साथ वो जीहान और सिया से एक प्राइवेट मीटिंग की भी रिक्वेस्ट करता है। उसके इरादे तो बिल्कुल साफ थे और उसने जरा भी कोशिश नहीं की है छुपाने की कि वो इस मीटिंग में असल में चाहता क्या है। लेकिन जीहान ऐसे गेम्स खेलने के मूड में नहीं था। उसने सीधा उस आदमी से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यही सबके सामने कहो, इतने बड़े हादसों के बाद ये प्राइवेट मीटिंग्स का टाइम नहीं है। ताकेडा जीहान की तीखी नजर से इतना घबरा गया कि माथे से पसीना पोंछने लगा। फिर उसने हमारे एमसी को एक तरह की धमकी दी, अगर आप ऐसे अग्रेसिव रहेंगे तो फिर किसी और को बीच में आना पड़ सकता है। और तभी ताकेडा के पीछे चुपचाप खड़ी बॉडीगार्ड एक पल में आगे आई और जीहन की गर्दन पर तलवार रख दी। उसका नाम था शैडो। वो भले ही सोर्ड किंग जैसी ना हो, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन प्लेयर थी। उनकी धमकियां बहुत पोरली डिस्गाइज थीं, लेकिन जीहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब उसके लिए यून सीजिन की एक और घटिया कॉपी थी। और फिर जो हुआ वो एकदम पल भर में हुआ। पहले पल में शैडो की तलवार जीहान के गले पर थी और अगले ही सेकंड जीहान ने उसे सीधे जबड़े पर एक पंच मारा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। शैडो थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर गुस्से में आकर तलवार निकालने लगी, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन जीहान ने कामली उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मत भूलो ये ऑक्शन इस वक्त बैटल ट्यूब पर वर्ल्ड वाइड लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तुम्हारी हर हरकत सब देख रहे हैं। ये सुनकर शैडो थोड़ी रुकती है और ताकेडा हंसते हुए हाथ हिलाकर माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी बॉडीगार्ड की तरफ से पर्सनली माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपना ऑफर वापस नहीं लेता। 5 अरब येन की बोली
फिर से कंफर्म करता है और इंसिस्ट करता है कि इसमें वो प्राइवेट मीटिंग भी शामिल होनी चाहिए जो उसने पहले मांगी थी। इस बार वो चाहता है कि सीहा खुद जवाब दे। आखिरकार इस वक्त सोर्ड किंग की सारी बिलोंगिंग्स उसी की हैं, असली मालिक वही है। वो जीहान को इग्नोर करता है और सीधा सीहा के पास जाकर कहता है, ये मीटिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। सीहा हिचकिचाती है, जवाब देने में स्ट्रगल करती है, लेकिन टकेडा को पूरा यकीन होता है कि वो हाँ कहेगी। अपने फादर से मिलने का मौका कोई नहीं छोड़ता। वो मन ही मन यही सोच रहा था, लेकिन सेहा ने साफ मना कर दिया। उसका जवाब इतना ब्लंट था कि टकेडा को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे से पिक्सल्स उड़ गए हों। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़की सिर्फ एक प्राइवेट मीटिंग के लिए 5 अरब येन छोड़ सकती है, जो कोरियन करेंसी में 50 अरब वॉन बनते हैं। लेकिन सीहा जानती थी कि जीहन सही है। आज के हालात में उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, और अगर उसके पापा सिर्फ पैसे देकर बात करना चाहते हैं तो सीहा को उनसे कुछ भी नहीं जानना। साथ ही वो अभी माइनर है, तो एंड में फैसला जीहान का ही होगा। बाकी ऑडियंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये वैल्यूएबल आइटम्स शायद जापान को ही बेच दी जाएंगी। लेकिन अब भी वो लोग पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि एनईओ सेल्फ डिफेंस फोर्स अभी भी कोई रिडिकुलस अमाउंट ऑफर कर सकती है। टकेडा धीरे से सांस लेता है और मानता है कि उसकी मीटिंग रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आइटम्स के लिए 5 अरब येन की बोली लगा देता है। उसके मुताबिक प्राइवेट मीटिंग तो बस एक पर्सनल एक्स्ट्रा थी, और वो ऑफर उसे सोर्ड किंग ने खुद दिया था। फिर वो सीहा को एक लेटर देता है, यून से जीन की तरफ से पर्सनली लिखा हुआ। लेटर पर इटो रियुहाई की सील भी लगी थी। सीहा जैसे ही लेटर पकड़ती है, उसका चेहरा उतर जाता है। फिर टकेडा सबके सामने कोरियन बैटलनेट के बाकी स्टेक होल्डर्स से पूछता है, क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि आप इस बिड से कम्पीट कर सकें? जीहान को टकेडा की ये टैक्टिक्स अच्छे से पता है। पिछले जन्म में ये आदमी यूएसए में बैंड था, फिर भी वो सस्पिशियसली अच्छे तरीके से फॉरेन प्लेयर्स को रिक्रूट करता था, इसलिए उसे जापान का कैलामिटी कहा जाता था। जीहान को शक है कि इसका सीधा कनेक्शन है उस प्लेयर से जिसके पास है वुमन ऑफ मैचलेस ब्यूटी स्किल। लेकिन ऑक्शन के रूल्स साफ हैं, अगर कोई उस प्राइस को बीट नहीं कर पाया तो जीहान को उस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था। जापान ने आइटम्स इतनी आसानी से ले लिए जैसे पहले से तय हो। मीडिया में ये बहुत खराब दिखेगा और लोग सोचने लगे, हम यहाँ आए ही क्यों थे? जीहान चाहता है कि कोई टर्निंग पॉइंट आए, कोई बदलाव हो, और तभी सेहा माइक पर जाती है और बोलना शुरू करती है। वो लेटर जो रियुहाई ने उसे भेजा था सबके सामने पढ़ रही थी, साथ ही साथ उन हजारों लोगों को जो जीहान की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। लेटर में लिखा था, मुझे पता चला कि तुम सोर्ड पैलेस को डोनेट करना चाहती हो। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये 5 अरब येन मेरा आखिरी एसेट है तुम्हारे लिए, और अब से हमारे बाप बेटी का रिश्ता खत्म। लेटर पढ़ते पढ़ते सीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हैंड राइटिंग देखकर जीहान समझ गया ये लेटर असली है। वो नजरें फेर लेता है। उसकी भांजी स्टेज पर खड़ी होकर रो रही थी। जीहान को याद आता है वुमन ऑफ मैचलेस ब्यूटी एक मेंटल मैनिपुलेशन स्किल है जो मेंटल कॉन्क्वेस्ट से भी ऊपर है। शायद उसी स्किल ने यून से जिन को इतना अंधा बना दिया। जीहान को उस आदमी से हमेशा नफरत थी, लेकिन वो एक अच्छी बात जानता था, वो सीहा के लिए एक डिपेंडेबल फादर जरूर था कभी, लेकिन अब उसने अपनी बेटी के साथ ये कर दिया। सीहा ने रोना बंद किया और लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने टकेडा से कहा, रियुहाई को मैसेज देना, मैंने उसके दिए हुए पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं और मैं इस रिश्ते को खत्म करके बहुत खुश हूँ। फिर उसे थोड़ा गिल्ट होता है, मैंने ये पेपर फाड़ दिए, अब क्लीनर्स को तकलीफ होगी। जीहान मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत कर, आई गॉट दिस। वो अपनी फोर्स स्किल से सारे टुकड़े इकट्ठा करता है और फिर फायर स्किल से जला देता है। फायर एक मेज स्किल है और सब लोग अब और कंफ्यूज्ड हैं कि जीहान के पास आखिर कौन कौन सी पावर्स हैं। कम्बैट में वो वॉरियर है, माना में मेज, और डिवाइन पावर तो सपोर्ट क्लास वाली है। टकेडा उसे देखता है और सोचता है ऐसा आदमी जापान के लिए होना चाहिए। लेकिन टकेडा ही अकेला नहीं था, और भी रिक्रूटर्स आते हैं, अपने कार्ड्स जीहन को देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी किसी गिल्ड में नहीं है। सब उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। जीहन थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, उसे हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है, और तभी पीछे से सेया की आवाज आती है। वो उसे जवाब देना चाहता था, मैं बाद में आता हूं, लेकिन तभी उसने देखा सेया की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो लड़खड़ा कर गिर जाती है बेहोश। जीहन लॉबी से दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। घबराहट में उसे गोद में लेकर होल्ड करता है। थोड़ी देर बाद सेया की आंखें खुलती हैं और वो धीरे से कहती है, रिलैक्स, मैं तो एक्ट कर रही थी। मुझे लगा तुम भीड़ में परेशान हो रहे हो, तो मैंने सोचा थोड़ा ड्रामा कर दूं। गार्ड्स रिक्रूटर्स को रोक रहे थे और जीहान सेया का ध्यान रख रहा था।
अब जब उसे पता चला कि वो ठीक है, उसने चैन की सांस ली। लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो सब सिया की हालत का ब्लेम डाल रहे थे ईटो रियूहेई पर, जिसने इतना हार्टलेस लेटर भेजा। अब जीहन के पास इवेंट छोड़ने का एक्सक्यूज था, अपनी नीस की तबीयत। वो ऑक्शन ऑफिशियली खत्म करता है और सेया को उठाकर बाहर ले जाता है। सेया भी कहती है, मुझे बस वापस पेंट हाउस जाना है और रेस्ट चाहिए। जब वो दोनों जा रहे होते हैं, टकेडा एक आखिरी बार कोशिश करता है। वो अपना कार्ड एक्सटेंड करता है और कहता है, क्या हम फिर प्रॉपर्ली मिल सकते हैं कभी? लेकिन जीहान कार्ड की तरफ देखता तक नहीं। वो फोर्स से उसे खींचता है और उसके सामने ही उसके टुकड़े कर देता है। यही था जीहान का जवाब और ये कभी नहीं बदलेगा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी गिल्ड का रिक्रूटमेंट लीडर, उसे एक कोरियन ब्रॉन्ज प्लेयर ने रिजेक्ट कर दिया। टकेडा अंदर से बौखलाया हुआ था, और वो होता भी अगर वो इतना क्रीपी ना होता। वो अजीब सी मुस्कान चेहरे पर लाता है, टाई ठीक करता है और सोचता है, जीहन में सच में असली पावर है। एक ऐसी पावर जो उसके हाथ से बिजनेस कार्ड छीनकर पलक झपकते ही फाड़ सकती है। सिर्फ ये पावर ही उसे कोरिया में रिक्रूट करने के लिए काफी है। और अभी तो वो सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक पर है, यानी फ्यूचर में उससे कहीं बड़ा बनने वाला है। टकेडा अब और ज्यादा डिटरमिन्ड है जीहान को किसी भी हाल में अपनी साइड पर लाने के लिए। दूसरी तरफ एलिवेटर की कॉरिडोर में सिया और उसके अंकल एक जोरदार हाई फाइव करते हैं उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। लॉबी कॉरिडोर में चलते चलते बात कर रहे होते हैं, तभी जीहान को अचानक एक डोनेशन अलर्ट आता है। मैसेज देखकर पता चलता है डोनेशन भेजने वाला कोई और नहीं, खुद टकेडा है। और ये तब जब जीहान ने ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी बंद कर दिया था। सिया को उसका टोन बेहद क्रीपी लगता है और जीहान सीरियसली कंसिडर करता है कि उसे ब्लॉक कर दे, भले ही डोनेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है जब कोई आवाज दोनों को बुलाती है। वो थी हायेयोन और उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड गयांग। हायेयोन खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं डाइवर्जेंट गिल्ड की 3rd डिपार्टमेंट हेड हूँ। हालांकि वो प्रोफेशनल स्माइल के साथ मिलती है, लेकिन गयांग के चेहरे पर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं थी। वो जीहान से माफी मांगती है कि ऐसे हालात में उससे मिलने आ गई। जीहान उसे कहता है, तुम्हें तो यहाँ एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी जब तक तुम्हारा हमसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। लेकिन फिर भी समहाउ वो सिक्योरिटी से निकलकर अंदर आ गई थी। जीहान को उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है, जैसे कहीं पहले मिल चुका हो। हायेयोन बताती है कि उसकी Battle.net डिपार्टमेंट से डीप टाइज हैं और उसी कनेक्शन की वजह से वो यहाँ तक पहुंची। उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है और एटीट्यूड इतना बोल्ड है कि थोड़ी शेमलेस लगती है। जीहन सोचता है, ऐसा बिहेवियर तो मैंने पहले भी देखा है। वो उसे ऑब्जर्व करता है और फिर याद आता है वो उसकी पास्ट लाइफ की पुरानी दोस्त है जो हमेशा मास्क पहनती थी। सेया जीहान के चेहरे के स्टन्ड एक्सप्रेशन को देखकर समझती है, ओह इसको तो क्रश हो गया है। लेकिन जीहान को कुछ और टेस्ट करना है। वो कोट करता है एक लाइन जो उसने उसे अपनी पास्ट लाइफ में कहते सुना था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, इग्नोर करना मुश्किल होता है। ये कोट दोस्तोयेव्स्की का है जो गैम्बलिंग एडिक्शन के लिए जाना जाता था। जीहान उसे सीधा पूछता है, तुम्हें ये कोट पसंद है? तभी गायंग सामने आकर प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है और डिमांड करती है, तुम हो कौन? हायेयोन की गैम्बलिंग फीवर एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को पता है। आउटसाइडर को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। बस यही वो कॉन्फर्मेशन थी जिसकी जीहान को जरूरत थी। अब कन्फर्म हो चुका था, हायेयोन ही असली में जीरो है, अमेरिकन फर्स्ट की मैनेजर। जीहान की पास्ट लाइफ में वो गिल्ड में उसके अलावा एकमात्र कोरियन थी। वो ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग के लिए फेमस थी, फिर भी वो अपनी वॉइस एबिलिटी से सेकंड स्ट्रिंग गिल्ड मास्टर तक बनी। वॉइस एबिलिटी शुरू में सिर्फ एक्सपीरियंस बफ देती थी, लेकिन ट्यूटोरियल के बाद जब स्किल्स इवॉल्व हुई तो वॉइस एबिलिटी की वैल्यू स्काई रॉकेट कर गई और वॉइस यूजर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल थी जीरो। अब प्रेजेंट में जब जीरो यानी ली हेयोन का ये सीक्रेट खुला तो वो विजिबली क्रिंज करती है। डिवर्जेंट गिल्ड ने जीरो और प्लम ब्लॉसम दोनों को रिक्रूट कर लिया था। ये उनकी साइड के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी सिर्फ ट्यूटोरियल में ही जीहान तुरंत अपनी नॉलेज कवर करता है, ओह मैंने तुम्हें अपने एक लाइव स्ट्रीम में देखा था, तुम्हारा चैट याद रह गया इसलिए पूछ लिया। फिर वो माफी मांगता है, सॉरी शॉक देने का इंटेंशन नहीं था। हायेयोन गला साफ करती है और कोशिश करती है कि ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म हो। जीहान उसके रिएक्शंस देखकर मुस्कुरा देता है और ये देखकर सिया को और यकीन हो जाता है, पक्का अंकल को ये लड़की पसंद आ गई है। अब जब माहौल थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, हायेयोन और कॉन्फिडेंटली जीहान के पास आती है। वो कहती है, मुझे लगता है हम दोनों की मुलाकात फिर होगी। फिर अपना फोन निकालती है और जीहान की तरफ बढ़ा देती है। उसका मकसद साफ है, वो जीहान को डाइवर्जेंट गिल्ड में इन्वाइट करना चाहती है और चाहती है कि वो दोनों प्राइवेटली फिर मिलें। सेया एक्साइटमेंट में
ऑलमोस्ट स्क्वील कर देती है। ओ माय गॉड, एक और नया अंट आ गया। हेयोन भी सोचती है, मैंने जीहान पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दिया है। वो गायंग की तरफ देखती है, जो पास्ट में जीहान से रिजेक्ट हो चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट था, बस एक बात छोड़कर। जीहन को अपना मोबाइल नंबर याद नहीं था। वो सिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, कैन यू गिव योर नंबर इंस्टेड? लेकिन सिया इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेती है। ओह अंकल तो हार्ड टू गेट बन रहे हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिया समझती है कि जीहन के माइंड में कोई बड़ा प्लान है, तो वो फिर से फेक डिजी होने का नाटक करती है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जीहन सिचुएशन समझता है और पोलाइटली हेयोन से माफी मांगता है। सॉरी, आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए, मैं बाद में कांटेक्ट कर लूंगा। फिर अंकल नीस दोनों पेंट हाउस की तरफ वापस जाने लगते हैं और सेया को पूरी तरह यकीन हो जाता है, अंकल तो अब प्लेबॉय बन चुके हैं। उधर गायंग और हेयोन भी बिल्डिंग से बाहर निकलती है। गायंग दिखाई दे रही होती है। हेयोन कहती है, छोड़ो यार, हंस लो वरना तुम गुस्से में ब्लास्ट कर दोगी। एलिवेटर में वापस पेंट हाउस जाते हुए सिया एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप अपने डैड के कपड़े पहनोगे। जीहन कहता है, मीर खुद के कपड़े अब फिट नहीं आते और कपड़ों का क्या कसूर, गलती उस आदमी की है और अगर मुझ पे अच्छे लगते हैं तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। फिर सिया टीजिंगली पूछती है, और उस लड़की से क्या बात थी? तुमने उसे क्यों कहा कि तुम्हें अपना फोन नंबर याद नहीं? जीहन जेन्युइनली कंफ्यूज्ड दिखता है, क्या ऐसा कब कहा मैंने? सिया उसे स्कोल्ड करती है, चाचा इतने भी इनोसेंट मत बनो। लेकिन जीहन बिल्कुल कामली कहता है, नहीं सीरियसली, मुझे सच में अपना नंबर याद नहीं है। बाद में एक और मिशन शुरू होने वाली होती है, फिर से वही टावर डिफेंस मिशन। ऑब्जेक्टिव वही है, क्रिस्टल को बचाओ और ज़ॉम्बी मॉब से सरवाइव करो। लेकिन जीहन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि सिया को बहुत देर तक समझाने में टाइम चला गया। जब उसने ये अस्यूम कर लिया था कि उसने जीहान की रोमांटिक अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉय कर दी, उसे गलत फहमी हो गई थी कि जीहान को ली हाईएऑन पसंद है, जबकि जीहान को एक गैम्बलर से कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। भले ही वो उसके लिए कुछ भी महसूस करता हो या नहीं, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जीरो से फिर कभी यूं मिलना होगा। पास्ट लाइफ में वो दोनों सिर्फ इसीलिए दोस्त बन पाए थे क्योंकि वो दोनों ही एक ही देश से थे। छुट्टी के दिनों में वो लोग टाइम पास करने के लिए स्पोर्ट्स पर बैटिंग किया करते थे। जीरो को बेट्स का इतना ऑब्सेशन था कि हारने के बाद भी वो रुकी नहीं, बार बार हार के बाद भी। इन्हीं मोमेंट्स में जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जीहान ने पहली बार वो कोट सुनी थी जो जीरो को बहुत पसंद थी। जीरो के चेहरे पर एक पुराना स्कार था जिसे वो मिटाना नहीं चाहती थी। वो कहती थी, ये उस डील की कीमत है जो मैंने शैतान से की थी। उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन था, भले ही वो बस रेफ्यूजीज ही क्यों ना हो, और शायद इसी वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सबसे बड़ी चीज जो उन दोनों में कॉमन थी, गिल्ट, खुद से नफरत और उस रिग्रेट का बोझ कि वो अपने चाहने वालों को बचा नहीं पाए। जीहान धीरे से अपना सिर झुका लेता है, जैसे सारी पुरानी यादें एक साथ वापस लौट आई हों। पर तभी उसके स्ट्रीम पर आने वाले हजारों कमेंट्स उसे वापस रियलिटी में खींच लाते हैं। व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि जीहान के हाथ में जो सोर्ड है वो पहली बार कोई नॉर्मल वेपन लेकर आया है Battle.net में। ये वेपन है सी रैंक अर्क पॉन्टिफ की हॉर्स स्लेइंग स्वॉर्ड। सी रैंक होने के बावजूद जीहान ने इसे सरप्राइजिंग सस्ते में हासिल कर लिया था, लेकिन अब जब वो इसे अपने हाथ में पकड़ता है उसे समझ आता है कि ये इतनी चीप क्यों थी। ये तलवार बहुत बड़ी है, बहुत हैवी, आम लोग इसे संभाल ही नहीं सकते, लेकिन जीहान के लिए सरप्राइजिंगली इजी है इसे हैंडल करना। वो एक दो बार स्विंग करके खुद को सोर्ड के वेट के साथ कंफर्टेबल करता है और उसके व्यूअर्स उसकी कॉम्बैट एबिलिटी देखकर शॉक्ड हैं। अब सब लोग उसका स्टेटस विंडो देखने की डिमांड करने लगते हैं ताकि पता चले उसका रियल क्लास और स्टेट्स क्या हैं। इस वक्त उसके पास पहले से ही 12,000 लाइव व्यूज हैं। जीहान थोड़ा हेसिटेंट होता है, उसे नहीं लगता कि वो अभी पब्लिकली अपना स्टेटस विंडो दिखाना चाहता है, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके रेगुलर व्यूअर्स हैं। आखिरकार वो माइक ऑन करता है और साफ साफ बोल देता है, अगर तुम लोग मेरे चैनल को 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दोगे तो मैं अपना स्टेटस विंडो रिवील कर दूंगा। ये काफी बड़ा टारगेट है क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, पर फिर भी जीहान वादा करता है कि अगर 2 लाख हुए तो स्टेटस विंडो जरूर दिखाएगा। फिर वो एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन ऐड करता है ताकि लोग ज्यादा कंप्लेन ना करें, अगर मैं किसी भी मैच में फर्स्ट प्लेस नहीं ला पाया तो उसी वक्त मैं अपना स्टेटस विंडो रिवील कर दूंगा। ऑडियंस को डील इंटरेस्टिंग लगती है और अब सब लोग इस चैलेंज में और भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं। सबको लगता है बस जीहान को किसी ट्रोल के साथ मैच कर दो, गेम वहीं खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो सोचते हैं बाकी के 3 प्लेयर्स समन हो जाते हैं। जीहान उन्हें देखकर डिसबिलीफ में पड़ जाता है। उसके साथ जो 3 लोग आए हैं वो शायद सबसे वर्स्ट टीममेट्स हो सकते हैं। पहला वो स्पार्कली बच्चा
जिसे जीहान ने कुछ टाइम पहले बुरी तरह हराया था। दूसरा वो मेज, जिसे जीहान ने अपने पहले डिफेंस मिशन में पंचिंग बैग बना दिया था। और तीसरा एक नया चेहरा, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर डिएगो मेसी, जो रिग्रेशन से पहले अर्जेंटीना का टॉप प्लेयर था। इस वक्त डिएगो बहुत ही फ्रैगिल दिखता है, चेहरे पर अनघड़ दाढ़ी और बॉडी लैंग्वेज से कमजोरी झलकती है। लेकिन कुछ और भी अजीब है। शाइनी वॉरियर है, किम डो ह्यूक मेज है, जीहान सपोर्ट क्लास है। इस लॉजिक से तो डिएगो को आर्चर होना चाहिए, लेकिन जीहान की पिछली लाइफ में डिएगो एक मेज था। कुछ तो गड़बड़ है। किम डो ह्यूक भी इस मैचअप से खुश नहीं है। पिछली बार जीहान ने उसे हराया था, जिसके कारण उसने अपनी स्किल और रिवॉर्ड्स दोनों खो दिए थे। तभी कोई एक नया रिवॉर्ड मिशन रजिस्टर करता है। यूजर नेम है सोर्ड किंग फैमिली 898। मिशन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना और जीहान को फर्स्ट प्लेस लेने से रोकना। और रिवॉर्ड बिल्कुल वैसे ही एब्सर्ड पैसे जितने गोल्डन लाइट को मिले थे। गेम शुरू होते ही डिएगो ऑफेंसिव मोड में चला जाता है। अपने फुटबॉल से ज़ॉम्बीज को टावर से गिरा देता है, एकदम परफेक्ट शॉट से। वो जीहान से सपोर्ट बफ्स मांगता है ताकत बढ़ाने के लिए। पहले जीहान के पास सपोर्ट स्किल्स के लिए स्टैट्स नहीं थे, लेकिन अब उसकी डिवाइन पावर काफी हाई हो चुकी है। वो उसे स्ट्रेंथ बफ देता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जीहान सपोर्ट है। पर इससे व्यूअर्स और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर उसका असली क्लास है क्या। फिर जीहान किम दो ह्यूक से डायरेक्टली पूछता है, इस बार ठीक से खेलेगा या फिर वही पुराना ड्रामा करेगा। गोल्डन लाइट, जो अब जीहान का नंबर 1 फैन बॉय बनने की कोशिश कर रहा है, ये देखकर क्यूरियस होता है कि जीहान और किम दो ह्यूक एक दूसरे को जानते हैं क्या। लेकिन इस बार मेज के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर उसने फिर से टेंट्रम्स किए तो जीहान उसे फिर से फेंक देगा। फाइनली जीहान टावर से नीचे कूदता है, सीधा ज़ॉम्बीज की भीड़ में। डिएगो का फर्स्ट इंप्रेशन, ये बंदा पागल है, और मेज उससे पूरी तरह अग्री करता है। उसे जीहान बिल्कुल पसंद नहीं, और सबसे ज्यादा ये पसंद नहीं कि जीहान उसे अपना अंडरलिंग समझ रहा है। मेज का पेशेंस खत्म हो रहा है। अगर जीहान कुछ भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जीहान गिरते ही हाथ में फायरबॉल रेडी करता है। अब उसके पास अनलॉक्ड माना पूल है और डिवाइन पावर भी फोर्स से फ्यूज्ड हो चुकी है। इसीलिए कुछ अनडेड उसके लिए कोई चैलेंज नहीं। वो डिवाइन फायर की बारिश करता है और फिर अपनी बड़ी तलवार से जमीन पर इतना जबरदस्त वार करता है कि आसपास का पूरा एरिया शेक कर जाता है। एक ही वार में 100 ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। डिएगो भी डिसबिलीफ में है कि ब्रॉन्ज सपोर्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। गोल्डन लाइट बस ऑ में देखता रहता है, उसी बंदे को जिसने उसे 2 बार बुरी तरह हराया था। लाइव ब्रॉडकास्ट में सब लोग देख रहे हैं और कुछ स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि शायद जीहान ने सिर्फ एक अटैक में 100 ज़ॉम्बीज मार दिया। अब आते हैं ब्लड ज़ॉम्बीज, जो ज्यादा बड़े और टफ होते हैं। वो जीहान की ओर दौड़ते हैं, लेकिन अचानक एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं। जीहान पहली बार फोर्स एबिलिटी को असली में इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसी एब्सोल्यूट टेरिटरी बना ली है जिसमें जो भी दाखिल होगा उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल की जा सकती हैं। पब्लिक को इस पावर के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन जीहान इसे बहुत अच्छे से जानता है। पिछली लाइफ में बैरन, जो फोर्स का मास्टर नहीं था, हमेशा जीहान को स्पारिंग पार्टनर की तरह यूज करता था। वो बार बार फाइट करते थे, जिससे जीहान ने फोर्स की हर लिमिट को समझ लिया। इस वक्त जीहान एक एब्सोल्यूट बीइंग है, जो माना, डिवाइन पावर, फोर्स और मार्शल पावर सब एक साथ यूज कर सकता है। ब्रॉन्ज लीग में इस लेवल का कोई और एग्जिस्ट नहीं करता। 1 मिनट के अंदर ही जीहान 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को साफ कर चुका है। पिछली बार की तरह जब वो 1000 किल्स वाला क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाया था, इस बार वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकता है। हर एक स्विंग में दर्जनों ज़ॉम्बीज गिरते हैं और व्यूअर्स के लिए ये सब अनरियल लगता है। अब सबको समझ आता है कि जीहान ने इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों कहा था, अब से मैं हर मैच में फर्स्ट प्लेस लाऊंगा। अब बस सब्सक्राइबर्स 2 लाख करने हैं ताकि स्टेटस विंडो रिवील हो। बाकी लोग बस देख सकते हैं, क्योंकि जीहान अकेले ही पूरी टीम को कैरी कर रहा है। लेकिन एक इंसान सस्पिशियसली क्वाइट है, किम दो ह्यूक। वो धीरे से मुस्कुराता है और व्यूअर्स को लगता है कुछ गड़बड़ है। वो गोल्डन लाइट से कहते हैं, टर्न अराउंड और मेज को चेक कर। जैसे ही गोल्डी पीछे देखता है, उसे सारी सच्चाई दिखती है। दो ह्यूक खड़ा है क्रिस्टल के पास, हाथ में फायरबॉल। इंटेंशन एकदम साफ है, वो क्रिस्टल को उड़ाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो जीहान को जलील करने का मौका नहीं छोड़ता। वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और जीहान के साथ साथ उसकी नीस सिया को भी इंसल्ट करता है। ज़ॉम्बीज तक डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है। जीहान चुपचाप खड़ा है और दो ह्यूक से आह के बारे में बेहुदा बातें बोलता है। यहां तक कि इशारों में यह भी कह देता है कि जीहान ने सियाह के साथ कुछ गलत किया है ताकि वो इतनी ओबीडियंट बनी रहे। वो 55,000 ग्राम पैसे का रिवॉर्ड
जो दो ह्युक को ये सब करने के लिए मिला सीधा सोर्ड किंग फैमिली से आया था, जिनके दिल में सेओंग जीहान के लिए जहर भरा है। अगर इन पॉइंट्स को रियल मनी में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 55 लाख वॉन के बराबर होते हैं, और इतनी रिडिकुलस रकम किसी को भी पागलपन की हद तक जाने की हिम्मत दे सकती है, जैसे अभी किम दो ह्युक कर रहा है। जीहन उसकी हर हरकत को पढ़ सकता है। उसे साफ महसूस हो रहा है इतना डरपोक इंसान अचानक इतना बोल्ड क्यों बन गया। या तो उसके पीछे कोई है या कोई उसे ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। उसे शायद लगता है कि जीहान काफी दूर है तो वो क्रिस्टल को चुपचाप डिस्ट्रॉय करके भाग जाएगा बिना किसी सजा के। पर जीहान को अपने बारे में बोले गए किसी इंसल्ट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सी आ का नाम लेना ये वो लाइन है जो कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कभी नहीं। जिस दिन जीहन ने रिग्रेशन के बाद सी आ को दोबारा देखा था, उसके सामने वो पुरानी नाइटमेयर जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। एक टेरर अटैक में सोर्ड किंग फैमिली की वजह से सी आ के चेहरे पर जख्म आया था। वो अपने चेहरे को बैंडेजेस से ढकने लगी थी, और जब जीहान उसे मिला तो उसका शरीर ठंडा और लाइफलेस था। तब जीहान कुछ नहीं कर पाया, बस उसकी डेड बॉडी को पकड़कर रोता रहा। लेकिन अब जब उसके पास फ्यूचर बदलने की पावर है तो वो वादा कर चुका है सिया को कभी दोबारा किसी के हाथ से हर्ट नहीं होने देगा। अब उसके शरीर से जो जलती हुई की निकल रही है उसे देखकर हर व्यूअर समझ जाता है जीहान गुस्से में है। सब समझ रहे हैं सिया का नाम लेकर किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो अभी क्रिस्टल तक नहीं पहुंच सकता। कम से कम सबको ऐसा लगता है। पर आज जीहन ये साबित करेगा कि जो सिया से टकराएगा वो बचेगा नहीं। जब उसने फोर्स हासिल की थी उसी वक्त उसने डेंटियंस को यूनाइट करते हुए कुछ रियलाइज किया था कि वो नेमलेस डिवाइन आर्ट्स को इमिटेट कर सकता है। उसकी मार्शल पावर अभी लेवल 30 तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस समय वो सिर्फ उसका सिमुलेशन ही काफी है। उसने तीनों पावर्स को एक में मिलाया और उसके अंदर वही फीलिंग आई जो नेमलेस डिवाइन आर्ट्स यूज करते वक्त आती है। बस उसे अपने पैरों से बिजली महसूस करनी है और उसे पूरे शरीर में चैनल करना है, और जब वो रेडी हो जाए तो जमीन से पुश करके वो एक थंडरबोल्ट की तरह मूव कर सकता है। ये टेक्निक है फ्लैशिंग स्काई थंडर स्टेप्स, जो स्काई को ही तोड़ डालने के लिए बनाई गई है। सोर्ड किंग फैमिली नोटिस करती है कि जीहन मूव कर रहा है और दो ह्युक को जल्दी क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस्टल को डैमेज करे, टीम के बाकी मेंबर्स उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। दो ह्युक गोल्डी को फायरबॉल से पीछे धकेल देता है। फिर वो एक और पावरफुल फायरबॉल चार्ज करता है, लेकिन तभी वो फायरबॉल एक फुटबॉल से टकराकर रुक जाती है। मेज पूछता है, तू कर क्या रहा है डिएगो? डिएगो सीरियस है, क्योंकि वो चाहे कोई भी गेम खेले वो उसे दिल से खेलता है, और इस वक्त वो मेज को गेम स्पॉइल करने से रोक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दो ह्युक ने उनके टीममेट को गाली दी थी, यहां तक कि उसकी फैमिली को भी, और ये वो बात है जो इग्नोर नहीं की जा सकती। दो ह्युक आर्ग्यूमेंट शुरू करता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। जीहन पहुंच चुका है और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो साफ कहता है कि अब किसी की खैर नहीं। दो ह्युक बोलने की कोशिश करता है, इंसल्ट करने की भी, लेकिन जीहन फोर्स से उसका मुंह बंद कर देता है। असल में जीहन का प्लान था जैसे ही वो वापस आए सीधा उसका सिर उड़ा दे, लेकिन वो बहुत आसान मौत होती। पहले वो उसे थोड़ा साजा देगा, फिर छोड़ेगा। हर प्लेयर के दर्द को एक कनेक्टर फिल्टर करता है। जीहन अगर मेज को मार भी दे तो बस एक लेवल कम होगा, दैट्स इट। लेकिन जीहन उसे ऐसा टॉर्चर देगा कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा करने की सोच भी नहीं पाएगा। दो ह्युक को लगता है कि कनेक्टर के रहते जीहन कुछ कर ही नहीं सकता। उसने अपनी सारी स्किल्स भी खो दी हैं, अब और क्या बचेगा? कम से कम उसे ऐसा ही लगता है, जब तक जीहान अपना हाथ उसके कंधे पर नहीं रख देता। और तभी दो ह्युक की चीखें पूरे मैप में गूंजने लगती हैं। जीहान कामली बोलता है, शांत हो जा, अभी तो शुरुआत हुई है। बाकी टीममेट्स ये टॉर्चर देखते हैं पर समझ नहीं पाते कि दर्द इतना इंटेंस क्यों है। कनेक्टर तो पेन फिल्टर करता है, राइट? डिएगो अचानक समझ जाता है जीहान एक बग एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो कंटिन्यूअसली हीलिंग स्किल्स दे रहा है, जबकि साथ साथ दो ह्युक को फोर्स से अंदर से डैमेज कर रहा है। इससे सिस्टम में ओवरलोड इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है और प्लेयर को 100% दर्द महसूस होने लगता है। जीहन फोर्स से उसकी मसल्स फाड़ रहा है, बोन्स तोड़ रहा है। एक रेयर मार्शल आर्ट टेक्निक जो शरीर के अंदर अननोन एनर्जी भेजकर उसे अंदर से तबाह कर देती है। दो ह्युक को समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है, पर उसे लगता है जैसे शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हूं। वो चिल्लाकर जीहान से कहता है, प्लीज किल मी। जीहान बिना एक सेकंड गंवाए अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। पर जैसे ही प्लेयर मरता है जीहान रिवाइवल लोकेशन ट्रैक करता है, और जैसे ही वो दोबारा रिवाइव होता है जीहान फिर से टॉर्चर शुरू कर देता है। इस बार दर्द इतना ज्यादा है कि दो ह्युक शॉक से मर जाता है। व्यूअर्स अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ये टॉर्चर बहुत लंबा खींच चुका है। तीसरी बार रिवाइव होने पर
दो ह्यूक सीधे हाथ जोड़कर प्लीज स्पेयर मी कहने लगता है। जी हान उसकी तरफ धीरे धीरे चलता है। अब ये टॉर्चर हद पार कर चुका है और सिया को बीच में आना पड़ता है। वो अपने अंकल को रोकती है। अगर उसने ये टॉर्चर जारी रखा तो उसके सारे सब्सक्राइबर्स भी उसे छोड़ सकते हैं। जीहन अब भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन सी आह की वजह से वो खुद को रोक लेता है। अभी शांति का दौर है और इतना टॉर्चर किसी के लिए सबक बनने के लिए काफी है, लेकिन उसे ये भी जानना है कि ये बेवकूफी करने के लिए डोह्युक को भेजा किसने। डोह्युक बिना टाइम वेस्ट किए बताता है उसे स्पॉन्सर करने वाला था सोर्ड किंग फैमिली इन 98 सेम फैमिली, जिसने उसे बार बार मनी ऑफर करके ट्रैप में डाला। जीहन को पता है सोर्ड किंग फैमिली केपेबल है ऐसा करने की, लेकिन 50,000 जीपी की बेटिंग अकेला कोई नहीं कर सकता। ये कोई इंडिविजुअल नहीं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब उसे जवाब मिल गया, वो मेज का कॉलर पकड़कर कहता है शुक्र कर सिया ने रोक लिया, नहीं तो। और फिर जी हान उसे स्काई में फेंक देता है सीधा डेथ की तरफ, और उस गिरते हुए मेज की आखिरी चीख होती है थैंक यू सिया। किम दो ह्युक अब फाइनल बार मर चुका है, परमानेंटली गेम से एलिमिनेट हो चुका है। इस लेजेंडरी ट्रोल स्लेइंग के लिए गोल्डन लाइट और डिएगो दोनों जी हान को 10 पॉइंट्स देते हैं। अब जब कचरा साफ हो चुका है, जी हान नीचे उतरता है और फिर से ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ता है। उसे याद है उसने अब तक 920 ज़ॉम्बीज मारे हैं। 80 और किल करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो स्टेटस विंडो खोलता है तो देखता है उसकी लिंक्ड क्वेस्ट पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जब उसने फ्लैशिंग स्काई थंडर स्टेप्स यूज किया था, तब जो इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड से रिलीज हुई उसने आसपास के ज़ॉम्बीज को शॉक देके मार डाला। ये एक्सीडेंटल किल था, क्योंकि वो पावर को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसने नेमलेस डिवाइन आर्ट्स का फुल यूज नहीं किया, बस तीनों डेंटिन्स का मर्ज किया। इसलिए एक्सिक्यूशन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन रिजल्ट परफेक्ट रहा। हालांकि रिजल्ट अच्छे थे, इसलिए जी हान को ज्यादा शिकायत करने का हक नहीं बनता। अभी के लिए उसे बस और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है और अपनी स्किल्स पर बेहतर पकड़ बनानी है। गोल्डी जी हान से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और पूछता है तू फिर से नीचे जा रहा है क्या, साथ में लड़ेंगे। लेकिन हमारा एमसी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधे डिएगो से मिलने चला जाता है। वो उस फुटबॉल स्टार का शुक्रिया अदा करता है जिसने क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने में उसकी मदद की थी जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, और जी हान बाद में प्रॉपरली रिपेमेंट करने का ऑफर भी देता है। इसके अलावा उसके पास डिएगो से बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनकी ये फ्रेंडली बातचीत अचानक आने वाले भूकंप से कट जाती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। गोल्डी को लगता है जैसे कुछ ब्लास्ट होने वाला है, और डिएगो दूर से कुछ उभरते हुए देखता है। वो एक जायंट हैंड जैसा दिखता है जिसके अंदर मुंह है और जो जमीन को फाड़ के बाहर आ रहा है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे जी हान ने भी पहले कभी नहीं देखा, और इसकी वाइब बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इसके आते ही ज़ॉम्बीज में एक नई एनर्जी आ जाती है और लगने लगता है कि सब कुछ पागलपन की हद तक जाने वाला है। जैसे ही ज़ॉम्बीज उन पर चार्ज करते हैं, वो मॉन्स्टर हैंड दहाड़ता है और उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जी हान तक कुछ पल के लिए जम जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो ज़ॉम्बीज को चार्ज कर रहा है, बल्कि वो तो उन्हें चबा रहा है और खा रहा है। उसके मुंह में जो अनडेड मश बनता है वो जमीन पर गिरता है और एक नए मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। ऐसा मॉन्स्टर जो ब्रॉन्ज मैप में आना ही नहीं चाहिए था। वो है एक फ्लैश गोलेम, ऐसा मॉन्स्टर जो आमतौर पर गोल्ड मैप्स या उससे ऊपर में आता है। लगता है वो इविल बीस्ट इन नए मॉन्स्टर्स को ज़ॉम्बीज के फिजिकल बॉडीज को तोड़कर और दोबारा जोड़कर बना रहा है। जीहन सोचता है कि क्या ये सब लिंक्ड क्वेस्ट की वजह से हो रहा है। वो जल्दी से अपना स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि ज़ॉम्बी ओरिजिन 1 अब ज़ॉम्बी ओरिजिन 2 बन गया है। अब उसका अगला क्वेस्ट है फ्लैश गोलेम को हराना, और वो भी क्रिस्टल की मदद के बिना। जीहान समझ नहीं पाता कि क्रिस्टल की मदद के बिना मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे, सिस्टम से एक नया नोटिफिकेशन आता है, बोनस मिशन अनलॉक। बाकी प्लेयर्स को भी ये मिशन मिला है और वो भी उतने ही कंफ्यूज्ड हैं जितना जीहान। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्हें इतने बड़े क्रीचर से लड़ना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम ने साफ साफ उनका ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, इसे हराना। सिस्टम ने उस मॉन्स्टर का नाम भी रिवील कर दिया, डिसाइपल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ब्लैक हैंड। साथ ही सिस्टम ने उन्हें ब्लेसिंग ऑफर्ड क्रिस्टल भी अनलॉक कर दी, जिससे उनकी स्ट्रेंथ गैप थोड़ी कम हो जाएगी और उन्हें लड़ने का एक चांस मिलेगा। यहाँ तक कि गोल्डी, जो कि गोल्ड लीग लेवल का प्लेयर है, खुद भी श्योर नहीं है कि वो ये बैटल जीत सकते हैं। वो जीहन से कहता है भाई गोल्ड लेवल वाले भी ऐसे क्वेस्ट्स में स्ट्रगल करते हैं, ये मिशन कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया गया है, वरना इतने बड़े रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। सिस्टम इस बार जीहान को दे रहा है 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक क्रिस्टल फ्रैगमेंट। ये बहुत रेयर है कि सिस्टम सिर्फ पॉइंट्स के अलावा कुछ और दे। इसका मतलब है ये एटलीस्ट एक एपिक क्वेस्ट है। गोल्डी हार मानकर जीहन से कहता है
कि पहले तू क्रिस्टल ब्लेसिंग ले ले, लेकिन जीहान साफ मना कर देता है। वो अपनी तलवार उठाता है और फ्लैश गोलेम की तरफ बढ़ने लगता है, जो अब उनके क्रिस्टल को टारगेट कर चुका है। फ्लैश गोलेम एक अनडेड मॉन्स्टर है जिसकी वाइटैलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसे हराने का एक ही तरीका है, इसके शरीर के बीच में मौजूद कोर को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन यह भी आसान नहीं है, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा है और उसके अंदर कई जगह क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स फंसे हुए हैं। गोल्ड लीग पर भी ये बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, और जीहान भले ही ब्रॉन्ज से ऊपर की स्ट्रेंथ पर पहुंच चुका हो, ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। वो डिएगो और गोल्डी से कहता है, साइड हो जाओ। फिर वो हवा में कूदता है, फ्लैशिंग स्काई थंडर स्टेप्स यूज करते हुए। उसके पैरों के नीचे बिजली जैसी चमक के निशान छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, उसके दिमाग में एक बेसिक और फंडामेंटल स्किल याद आता है। 3 टैलेंट्स मार्शल देवता, जो नेमलेस डिवाइन आर्ट्स की कोर है। हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी पर बेस्ट ये मार्शल आर्ट्स 3 मीनिंग्स पर टिकी होती है, और इन्हीं को समझते हुए जीहान एक्टिवेट करता है 3 टैलेंट्स मार्शल डिवोशन, और एक ही बार में फ्लैश गोलेम को साफ साफ काट देता है। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कि वो सीधे कोर तक पहुंचता है और उसे तोड़ देता है। अटैक इतना धमाकेदार होता है कि डिएगो का फुटबॉल हाथ से गिर जाता है, और सिस्टम अनाउंस करता है, फ्लैश गोलेम डिफीटेड, बोनस मिशन क्लियर। जैसे ही जीहान ने तलवार चलाई, गोल्डन लाइट के अंदर एक ऐसा इमोशन जागा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन इन सब फीलिंग्स को मिलाकर अगर एक शब्द में कहना हो तो वो है एडमिरेशन। गोल्डी थकान में घुटनों पर गिर जाता है, और डिएगो अब भी शॉक में है। पहले तो स्पार्कली सिर्फ कोई कंटेंट ढूंढ रहा था जिसे वो स्ट्रीम कर सके, लेकिन अब उसकी चाहत उससे कहीं ज्यादा है। अब वो जीहान को पूरी तरह रिकॉर्ड करना चाहता है और देखना चाहता है कि कैसे वो एक प्लेयर और स्ट्रीमर के रूप में टॉप तक पहुंचे। लेकिन गोल्डी की स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के अलावा इस मोमेंट से जीहान और डिएगो के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। प्लेटोनिक ऑफ कोर्स। ये वो वाला मंगा नहीं है। जीहान ने फ्लैश गोलेम को जल्दी और आसानी से हरा दिया, लेकिन बाकी टावर्स का हाल उतना अच्छा नहीं है। फ्लैश गोलेम ने एक ही बार में 3rd टावर को तोड़ दिया और बाकी टावर्स भी खतरे में हैं। इधर जीहान की टीम लॉग आउट करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोनस मिशन क्लियर किया है, तो अब उन्हें मिलेगा ट्रिपल XP और GP। रिवॉर्ड्स तो काफी हैं, लेकिन जीहान के पास करने के लिए अभी एक और काम है। वो डिएगो को बोलता है, बाहर मिलते हैं। डिएगो पहले मना करता है, कहता है कि बोनस मिल गया, वही काफी है। लेकिन जीहान कुछ और सोच रहा है। वो डिएगो को अपनी स्किल के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। डिएगो शॉक हो जाता है और जीहान उसे हिंट देता है, तुझे मेज बनना पड़ेगा। लेकिन अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो मजा नहीं आएगा, इसलिए जीहान उसे एक मील पर मिलने का ऑफर देता है। अगर कोई और होता तो डिएगो शायद इग्नोर कर देता, लेकिन जीहान की अनबिलीवेबल पावर देखकर वो मना नहीं कर पाता। डिएगो उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं साथ में खाना खाने का। गोल्डी उनकी बात सुन लेता है और जीहान से भीख मांगता है कि मुझे भी बुला ले, लेकिन जीहान स्पार्कली स्ट्रीमर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ये मील सिर्फ डिएगो को रिपे करने के लिए है। गोल्डी फिर भी मिन्नतें करता है, यहाँ तक कि वो खुद को जीहान का एडिटर बनाने का ऑफर भी देता है, लेकिन जीहान फिर भी अनइंटरेस्टेड रहता है और गोल्डी की रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए लॉग आउट कर जाता है। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।